अब हम लोग जो 3 एडिटोरियल करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार एडिटोरियल है। हमको ही पढ़ने में बहुत आनंद आया है बाबू, इसको तैयारी करने में तुम लोग के लिए। ठीक है, पहला है न्यूक्लियर डिटरेंस। ठीक है, इसमें बताएंगे कि जिस तरह न्यूक्लियर वेपन्स का लोग मिसयूज़ करते हैं तो हिरोशिमा और नागासाकी वाला एपिसोड होता है। और ये जो एपिसोड एक ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट था। मानते हो इस बात को? अभी एग्जाम्पल लेबनान का केस ले लो, ह्यूमैनिटी के लिए कितना बड़ा धब्बा है ये। हाँ, प्रोटेस्ट हो रहा है, हर सेकंड प्रोटेस्ट हो रहा है। देखो लाइव प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी यूट्यूब पे जाके देख लो, है ना। हम भी देखे, कल कितना देर देखे थे हम लाइव प्रोटेस्ट। बात समझे? तो न्यूक्लियर डिटरेंस के बारे में बताएंगे, इसमें मिलिट्री क्या होता है, ये सभी चीज़ के बारे में आज बात किया जाएगा जी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, अब एक बात उठ रहा है, डिबेट उठ रहा है भारत में कि लड़की का जो उम्र है शादी का 18 ईयर्स, क्या उसको 21 साल कर दिया जाए? तो इस पे हाँ और ना दोनों का विचारधारा सुनेंगे। अब बहुत ही क्लासिकल है, ये भी जेंडर जस्टिस के प्रति है कि लड़का का यदि 21 साल हो सकता है तो लड़की को भी 21 साल करके जेंडर जस्टिस कर दीजिए, है ना। ये पक्ष सही है, मगर लड़का का लड़की का शरीर का बनावटी अलग है ना, स्ट्रक्चर अलग है और मैच्योरिटी का भी लेवल अलग है, समझे? अलग है, तो मैं बताऊंगा इसके क्या रैशनल है। थर्ड है जो कि सबसे लेंदी है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों? इन्वायरमेंट है ना। तो इसमें हम लोग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट या प्रोसेस ये जानेंगे। ठीक है, ये चीज़ जानेंगे। और बोला जा रहा है कि अभी जो आया है नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड, वो क्या है, उसमें बहुत लूपहोल्स है, उसमें क्या है, बहुत दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है, अभी हल्का फुल्का समझ में उतना नहीं आएगा तुमको, ये दिक्कत हम बताएंगे विथ पैसेज ऑफ टाइम। तो शुरू करते हैं पहला क्लास, ये पहला टॉपिक, दैट इज न्यूक्लियर डिटरेंस। ठीक है, ये देखो, ये 2 एडिटोरियल का मिक्सचर है, बी क्वाइट, बी फोकस्ड। 2 एडिटोरियल का मिक्सचर, एक हिंदू में आया था 6 अगस्त को, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 6 अगस्त को। ठीक है, फटाफट तुम लोग का रहना चाहिए मेंस का सिलेबस। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाएंगे, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। 19 नंबर, वेयर इज योर मेन सिलेबस फ्रेंड्स? यू शुड हैव योर मेन सिलेबस विथ यू। गुड, चेक करो फटाफट कहाँ पे है। ओके फाइन, लेट्स प्रोसीड। अब देखो ये बात समझो, इससे पहले थोड़ा सा हम समझाते हैं, संक्षेप में समझाते हैं कि न्यूक्लियर डिटरेंस क्या होता है। देखो होता क्या है, बात समझो, ये थोड़ा क्रोनोलॉजी समझो, है ना। अमित शाह जी भी बोलते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझो। एनआरसी हाँ, क्रोनोलॉजी समझो। तो इसका तुम क्रोनोलॉजी समझो। देखो बात यह है कि न्यूक्लियर डिटरेंस ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो उससे पहले आपको न्यूक्लियर वारहेड्स के बारे में समझने होंगे। न्यूक्लियर वारहेड्स ऐसा चीज़ है कि जिससे पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है एरिया जहाँ पे गिरेगा। और ये हम लोग क्लासिकल एग्जाम्पल हिरोशिमा और नागासाकी में देखे थे, जहाँ पे लिटिल बॉय और फैट मैन नाम था बम का, है ना। ये जब पड़ा है वहाँ पर और कितना तबाही हुआ है, कितना त्रासदी हुआ उस जगह पे, इसलिए सब कंट्रीज क्या हुआ कि न्यूक्लियर वेपन्स को गलत तरीके से यूज नहीं किया जाए। ठीक है, नंबर 1। मगर 1945 के बाद भी, ये अटैक होने के बाद भी बहुत से कंट्री इस होड़ में लग गए कि उसको न्यूक्लियर डेवलप करना है। ठीक है, अब न्यूक्लियर किस लिए डेवलप करना है, तो न्यूक्लियर इसलिए डेवलप करना है कि ताकि दूसरा कंट्री को अटैक ना कर दे। ठीक है ना। और जैसे कि हम इंडिया से पहले पाकिस्तान न्यूक्लियर डिटरेंस हुआ, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बनाया, तो इंडिया को भी मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि चाइना ऑलरेडी है, पाकिस्तान भी हो गया। तो इंडिया नहीं करेगा तो मान लो कि इंडिया के ऊपर अटैक होगा तो इंडिया कैसे रिटेलिएट करेगा। तो न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब यही होता है कि आप न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहे हैं, इस सोच से नहीं कि आप अटैक करोगे, इस सोच से कि कोई दूसरा अटैक करेगा तो उसको आप रिटेलिएट करोगे। ठीक है, और हर कंट्रीज इस होड़ में लग गया है, बड़ा बड़ा कंट्रीज। ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया भी कर लिया। तो नॉर्थ कोरिया क्यों किया? क्योंकि यूएस को डराना है। ठीक है ना।
मारपीट होगा तो तुम 10 मारोगे तो 2 तो हम मारेंगे ना बाबू, तुमको भी क्षति पहुंचाएंगे ना, है ना। ये सोचने वाली बात है। और वार में कभी भी किसी का फायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट ये है। अब ये आर्टिकल का एसेंस तुम समझोगे तो ये तुमको बताया जाएगा यहाँ पे, जब बताएंगे कि जिस तरह कंट्री अभी जो वर्ल्ड में सिनेरियो है, हो सकता है कि 90 के दशक के बाद सब पीसफुल था, और अभी का दशक जहाँ पे चाइना इतना एग्रेसिव हो गया है, जहाँ पे ईरान अलग कहानी कर रहा है, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया अलग ही कहानी बना रहा है, और जहाँ पे एक क्वाड फॉर्मेशन हो रहा है, अलग अलग फॉर्मेशन ग्रुपिज्म शुरू हो गया है कंट्री को वो करने के लिए, हो सकता है कि आने वाले समय में न्यूक्लियर वार हेड्स का यूज़ हो। ये बिल्कुल हो सकता है, एक चांस तो हमेशा बना रहता है ना। तो ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है, ये दिक्कत वाली बात है। इसलिए जो न्यूक्लियर डिटरेंस के नाम पे आप न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, ये भी सार्थक नहीं है। आप बनाइएगा तो आपको देख के दूसरा कंट्री बनाएगा, इससे क्या होड़ हो जाएगा, और हो जाएगा तो न्यूक्लियर बनेगा, और क्या भरोसा वो न्यूक्लियर आपका वेपन्स नॉन स्टेट एक्टर के पास पहुंच जाए। कल बताए थे नॉन स्टेट एक्टर क्या होता है, टेररिस्ट ग्रुप सब, नक्सलाइट सब, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करो तो। यदि मान लो तो ये पहुंच गया तो कहाँ का उसका एथिकल वैल्यूज, कुछ एथिकल वैल्यूज होता है टेररिस्ट का, उड़ा देगा। पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा है, वहाँ का टेररिस्ट पकड़ को उठा दिया तो फिर इंडिया रिटेलिएट करेगा, दोनों का जगह का लोग मरेंगे, दोनों का रिसोर्सेज बर्बाद होगा। तो समझ गए बात को कि अनएथिकल लैगिंग होने की वजह से नॉन स्टेट एक्टर के पास ये न्यूक्लियर वारफेयर पहुंचा, तो त्रासदी देखने को मिलेगा तुम लोग को। समझे एसेंस? यही एडिटोरियल को बढ़िया तरीके से हम समझते हैं। इसमें देखो 9 कंट्रीज आर्म देमसेल्फ विथ न्यूक्लियर वेपन्स। वर्ल्ड में 9 कंट्रीज हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जैसे सोवियत यूनियन जिसको अभी रसिया बोलेंगे, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया, जस्ट जो कि रिसेंट अभी डेवलप किया है। किसी को बीच में नहीं टोकना है तो हाथ उठाना, ठीक है। दे हैव मच मोर डिस्ट्रक्टिव पावर इन कंपेरिजन टू दोज दैट डिस्ट्रॉयड हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है। जो उस समय 1945 में जो त्रासदी हुआ था उससे भी ज़्यादा त्रासदी होगा, क्योंकि समय बीतता है तो टेक्नोलॉजी बेस्ट आता है, और जब टेक्नोलॉजी बेस्ट आएगा तो एटम बम भी बनेंगे, हाइड्रोजन बम भी बनेंगे। तो फिर हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर बम कुछ नहीं है उसके सामने में, ठीक है ना, कुछ नहीं है उसके सामने में। तो 1945 के बाद जो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जो डेवलपमेंट हुआ है, इतना डेवलपमेंट हुआ है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो त्रासदी हुआ है, और अभी कहीं गलती से हो जाए तो तुम इसका रिपरकर्शन, इसका इम्प्लीकेशंस तुम सोच नहीं सकते हो, इतना डरावना हो सकता है। अभी जस्ट एक क्लासिकल एग्जाम्पल, केमिकल लीक होने की वजह से, केमिकल फूटने की वजह से लेबनान में क्या स्थिति हुआ है, कभी सोचे हो? हाँ, अब बताओ उसका बताए रेंज, उस दिन डिस्कस किए थे 250 के आसपास, 240 किलोमीटर के आसपास सिप्रस में सुना गया, वो है ना, सिप्रस में सुना गया है। तो कैन यू बिलीव इट? चलो 17 years for Hiroshima and Nagasaki. देखो 75 years ago, the Japanese city of Hiroshima was destroyed by one single atomic bomb. 3 days later, दूसरा बम नागासाकी में फोड़ दिया गया। पहला बम को बोलते हैं लिटिल बॉय, सेकंड वन इज योर हेड बॉय, ठीक है। नहीं समझना है, ये नाम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है तुमको, ठीक है। इससे क्या हुआ, 2 बम की वजह से 2 लाख, ऑफिशियल रिकॉर्ड है बाबू, 2 लाख से ज़्यादा हुआ है ऑफिशियल रिकॉर्ड, यू नो ऑलवेज, ठीक है। दोनों मिला के बोल रहा है बाबू, ठीक है। 2 लाख से भी ज़्यादा पीपल मरे थे, और इंस्टेंटेनियसली, सम ऑफ देम इंस्टेंटेनियसली मरे थे, और कुछ 5 महीना के अंदर मरे थे। क्यों? रेडिएशन हो गया, रेडिएशन। अभी भी लोग वहाँ पे त्रासदी कर रहे हैं रेडिएशन की वजह से, यू नो। ओबामा जी गए थे तो वहाँ पे ट्रिब्यूट भी दिए थे, तो उसमें एक जापानीज, एक बूढ़ा आदमी रोया भी था, जिसको गला भी लगाए थे ओबामा, है ना। यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ, देखो, रिलेट करो सभी चीज़ से, क्योंकि वो सर्वाइवर थे, वो बच गए थे। क्या बात, नागासाकी वाला 3 दिन पहले हुआ था, एनिवर्सरी हुआ था नागासाकी। हाँ वही, ये एनिवर्सरी के एग्जैक्टली एनिवर्सरी के टाइम में ही ओबामा जी विजिट किए थे जापान। हाँ, यूएस नहीं किया ये सब चीज़। मैं उस समय का सीनारियो तुम जानते हो कि मैंने बार बार तुमको बताया था कि जापान कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया था। अब जैसे कि चाइना बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, दबाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अनदर 2 लाख पीपल, दूसरे जो है हु हैव सर्वाइव्ड हैव बीन कॉल्ड द हिपुक्सा। मतलब क्या है कि रेडिएशन से प्रभावित लोग, वहाँ का टर्म है, जापानीज टर्म है,
इसका मतलब रेडिएशन से अभी भी लोग जूझ रहे हैं, अभी भी लोग को प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी क्रॉनोलॉजी को जापानीज टर्म में क्या बोलते हैं, समझे? ड्यू टू द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर एज वेल एज द मेंटल ट्रॉमा द प्लाइट ऑफ दिस सर्वाइवर्स हैज बीन डिफिकल्ट। जो बेचारा अभी सर्वाइवल है, जो जी रहे हैं वो रेडिएशन होने के बाद भी, अभी भी वो मेंटली ट्रॉमा में ही है। क्यों? बॉडी का विकास नहीं हुआ और वो जगह तो बंजर ही है। बताओ 70-75 साल पहले ये चीज़ हुआ था, उसका इम्पैक्ट अभी है और अभी होगा, तो इम्पैक्ट क्या होगा ये सोचना भी पड़े है। ठीक है, हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स में प्रूव कैटास्ट्रोफिक वन डे। जो आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हो सकता है एक दिन ऐसा है कि इसका हजार्डियस इम्पैक्ट आपको देखने को मिले। ये जो शब्द है कैटास्ट्रोफिक मतलब हजार्डियस, बहुत ही गलत। ठीक है, बहुत ही गलत इम्पैक्ट। देखो, नंबर 1, नो एक्शन ऑन डिसआर्ममेंट बाय द न्यूक्लियर पावर स्टेट मीन्स दैट कमिटमेंट टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोहिबिशन ट्रीटी रिमेन्स फ्रेजाइल। अब देखो, डिसआर्ममेंट होता है, डिसआर्ममेंट मतलब आपके पास आर्मामेंट है मगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वही न्यूक्लियर डिटरेंस। न्यूक्लियर डिटरेंस मतलब क्या है कि न्यूक्लियर वेपन से तुम यूज़ नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि चाहते हो कि एनिमी कंट्री तुम पे अटैक ना करे, इसलिए तुम न्यूक्लियर वेपन्स बना कर रखे हो। तो यही बोला जा रहा है कि आप कोई नो एक्शन ऑन डिसआर्ममेंट द न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स, जितने भी न्यूक्लियर स्टेट्स वेपन्स हैं, जैसे कि बताए 9 स्टेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे डिसआर्ममेंट पे। और ये जो एक ट्रीटी है, तुम लोगों को पहले बताया गया था इस ट्रीटी के बारे में, न्यूक्लियर नॉन प्रोहिबिशन ट्रीटी। ठीक है, वो फ्रेजाइल है, मतलब वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये ट्रीटी इसलिए बना था कि आपको यूज़ नहीं करना है, मगर यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय करना था। हाँ, एज लॉन्ग एज द स्टेट हैज़ न्यूक्लियर पावर्स अदर विल वांट देम। वही बोले कि जितना रहेगा वेपन्स उतना ही क्या होगा, दूसरे के पास भी एक जाएगा, कंपटीशन का भाव जाएगा। और जब कंपटीशन का भाव जाएगा तो दूसरा भी कोई भी तैयारी करेगा, जैसे नॉर्थ कोरिया का देख लो। तीसरा क्या है, सो लॉन्ग एज एनी न्यूक्लियर वेपन्स रिमेन दे आर बाउंड वन डे टू बी यूज्ड बाय द एक्सीडेंट्स और मिसएडवांटेजेस इफ नॉट बाय डिजाइन। है ना, हो सकता है नॉन स्टेट एक्टर के पास जाए या उसका मिसयूज़ हो जाए, और जब मिसयूज़ होगा तो ह्यूमन बींग के लिए, तो ह्यूमैनिटी के लिए तो बहुत त्रासदी है। एनी सच यूज वुड बी द कैटास्ट्रॉफिक फॉर लाइफ ऑन दिस प्लानट। है ना, बहुत ही हजार्डियस होगा ह्यूमैनिटी के लिए, लाइफ के लिए, किसी भी लाइफ के लिए, खाली ह्यूमैनिटी के लिए नहीं, चिड़िया के लिए भी, है ना, पशु के लिए भी, वेजिटेशन के लिए भी, रिसोर्सेज के लिए भी। ठीक है, अब देखो ये समझना होगा तुमको, हुआ क्या, यूएस और रसिया अकाउंट फॉर ओवर 90% न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्स मतलब क्या कि न्यूक्लियर से रिलेटेड जितने भी वेपन्स हैं उसको न्यूक्स कहा जाता है, न्यूक्स कहा जाता है। ठीक है, तो रसिया और यूएस के पास जितना ओवरऑल वर्ल्ड का तुम देखोगे न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड जो भी चीज़ है, तो 90% तो यही दोनों कंट्री के पास डिस्ट्रीब्यूट है, बाकी 10% दूसरे कंट्री के पास है। बात समझे? तो रसिया के पास इतना है, उसके बाद यूएस के पास है, टुगेदर अकाउंट फॉर लगभग 90%। ठीक है, और उसमें क्या है कि 13,400 न्यूक्लियर वेपन्स इन द वर्ल्ड, यानी कि लगभग 13,000 न्यूक्लियर वेपन्स ये दोनों कंट्री के पास है, मैसिव है। ठीक है, आर्सेनल्स ऑफ अदर नॉन कंट्रीज लाइक, जो दूसरे कंट्रीज़ के पास, जैसे फ्रांस के पास है, यूके के पास है, इजराइल के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, ये भी एक कम है। वही ना बोले 90% है तो बाकी लोगों के पास कम होगा। इंडिया के पास भी है, इंडिया के पास इसमें नहीं लिया है। ऊपर देखो, हाँ इंडिया के पास ऊपर देखो, चाइना के पास 320 है, पाकिस्तान के पास 160 है, इंडिया के पास पाकिस्तान से कम है। ये जान लेना, पहले भी बताए थे एडिटोरियल बहुत पहले। ठीक है, मगर ये कम है तो उसके लिए तुम वो मत करो, और भी डिफेंस में बहुत सारा चीज़ होता है। ये इसीलिए तो गिदर भपकी देता है पाकिस्तान, देखते हो ना, गिदर भपकी देता है कि नहीं देता है, यही कारण है कि उसका न्यूक्लियर वेपन थोड़ा ज़्यादा है हमसे, तो उसके पास और कुछ नहीं है, बस न्यूक्लियर वेपन्स है, और इसी का गिदर भपकी देता है। नकली नहीं, ये सब चीज़ होता है तो NCBT वाला प्रोसेस आता है ना जी, उसके हिसाब से आपको इंटरनेशनल गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है ना, ऐसे आप नहीं बना सकते। ऐसे आप अटल जी जब किए थे परीक्षण, और मूवी भी निकला था उसका पोखरण वाला, तो उससे क्या हुआ, सेंक्शन लगा कि नहीं लगा इंडिया में, इंडिया कितना दिक्कत में गया था उस समय। फिर इंडिया ने बोला कि हम सेकंड स्ट्राइक पॉलिसी अपनाते हैं, यानी कि पहला अटैक नहीं करेंगे, ये न्यूक्लियर डिटरेंस है, यही कॉन्सेप्ट। क्यों? वही दलील दिए थे कि चाइना के पास है, पाकिस्तान के पास है, हमारे पास नहीं रहेगा तो हम कभी भी अटैक किया जा सकता है हमको, ये रिटेलिएशन के लिए। देखो, ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स, यदि हम 3 डिकेड्स का बात करें, 30 साल का बात करें, तो देखो हुआ क्या, ये समझो, हुआ क्या कि बहुत सारे ट्रीटी, न्यूक्लियर से रिलेटेड ट्रीटी साइन हुआ है वर्ल्ड में, स्पेशली यूएस और रसिया के बीच में। और उसके अंतर्गत क्या किया कि रसिया और यूएस ने अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसने काफ़ी रिड्यूस किया है।
क्यों? क्योंकि ट्रीटी हुआ है, ये रिड्यूस करेगा तो दूसरे को एक अच्छा मैसेज जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव reduced substantially. However, the danger of nuclear war is today much greater than it was late. ठीक है, मगर क्या है कि हम बताएं ना कि 1980s में थोड़ा शांत था। क्यों? क्योंकि उसमें पता चल चुका था कि यूएस से बहुत आगे बढ़ रहा है रशिया से। दो कंट्री रहता है, हेजीमोनी के लिए लड़ता है, तब दिक्कत होता है ना। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ, हेजीमोनी के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ और 1980s बाद हम लोग को पीसफुल मिला है। मगर अभी का जो समीकरण है 2015 के बाद या 14 के बाद या 10 के बाद देखोगे तो चाइना बहुत आगे बढ़ गया, तो अभी कंडीशन डिफरेंट हो गया है 80s के तुलना में। न्यूक्लियर डिटरेंस डॉक्ट्रिन। अब न्यूक्लियर डिटरेंस डॉक्ट्रिन क्या है, तुमको लेमैन टर्म में बता दिया, यहाँ पे समझो। ये मिलिट्री डॉक्ट्रिन है। इसके हिसाब से क्या है, पॉसिबिलिटी दैट अ कंट्री विल यूज द न्यूक्लियर वेपन्स इट पोजेस इन रिटेलिएशन विल डिटर एन एनिमी फ्रॉम अटैकिंग। ये एक तरह से रिटेलिएशन है, और रिटेलिएशन की वजह से क्या हुआ कि दूसरा एनिमी कंट्री उसको अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर है। तभी तो इंडिया भी बनाया है ना कि पाकिस्तान और चाइना अटैक नहीं करे। तो ये क्या एक तरह से मिलिट्री डॉक्ट्रिन है। ठीक है, इट इज़ द थ्योरी दैट द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिटरेंस। ये थ्योरी इस पे बेस्ड है कि यदि हम न्यूक्लियर डिटरेंस हुए तो कोई दूसरा अटैक नहीं करेगा। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स आर सो डिस्ट्रक्टिव दैट नो कंट्री वुड यूज़ दैम बिकॉज सच यूज़ वुड इन्वाइट रिटेलिएशन इन काइंड। कोई भी यूज़ करेगा तो अगला वाला यूज़ करेगा ही, है ना। इसलिए इसका मतलब क्या कि ये यूज़ होने वाला चीज़ नहीं है, बस अपने कंट्री को सशक्त बनाने के लिए है। ठीक है, no political leader would be willing to risk the possible death of millions of their citizens. This is the idea of deterrence. कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि उसका मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल मरे, इसीलिए डिटरेंस होना बहुत ज़रूरी है ना। द प्रोपोनेंट जो इस चीज़ को बोलते हैं उसका क्या मानना है, जो इस न्यूक्लियर डिटरेंस डॉक्ट्रिन को बिलीव करते हैं। प्रोपोनेंट मतलब क्या है, जो इसको फॉलो करते हैं, जिसका मानना है कि ये सही चीज़ है। वो क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स डू नॉट जस्ट protect countries against use of nuclear weapons by others but even prevent war and promote stability। ये इतना ही नहीं कि दूसरा कंट्रीज को अटैक करेगा उसको बचाने के लिए, ये तो है ही, साथ साथ कंट्री में कोई तरह का वार ना हो उसको ही बचाने के लिए, और एक तरह से सस्टेनेबिलिटी या स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी भी बोल सकते हो, स्टेबिलिटी भी मेंटेन करने के लिए कि काहे स्टेबल रहेगा, सब स्टेबल रहेगा, कोई अटैक नहीं करेगा डर से कि कहीं ये भी रिटेलिएट कर दे। समझे बात को। तो ये न्यूक्लियर डिटरेंस तुम्हारा डॉक्ट्रिन है, ये मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, और सभी कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाते हैं। जब तुमको न्यूक्लियर वारफेयर्स के बारे में पूछे जाएंगे पेपर 3, ठीक है, उसमें भी देखो ये टॉपिक्स उसमें भी जाकर फॉल्स हो जाएगा तुम्हारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, बाहर मत जाना गलती से। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी, तो ये सभी चीज़ तुमको लिखना होगा। फाइन। 3 मेजर इश्यूज़। 3 मेजर इश्यूज़ क्या है न्यूक्लियर डिटरेंस से रिलेटेड। तो पहला कि नो स्टेटस को, एंडलेस अपग्रेड्स, मतलब स्टेटस को नहीं है, यानी कि जैसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स था वैसे वैसे नहीं है, ये अपग्रेड होते चला जा रहा है। तभी तो बोल रहे हैं कि 1945 में जो हिरोशिमा नागासाकी का जो अटैक हुआ था और अभी हो तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। क्यों इम्पैक्ट होगा? क्योंकि अपग्रेड हुआ है। वही तुम 6 मोबाइल देख लो नोकिया का, और अभी का तुम सैमसंग या ओप्पो का देख लो, कितना चेंजेस हुआ है। तो न्यूक्लियर वेपन्स भी बहुत चेंजेस आया होगा। अब सोचो आप उस समय उतना था और अभी क्या लेवल पे जाएगा, ये हार्ड टू प्रिडिक्ट। ठीक है, तो बोला कि नो स्टेटस को, स्टेटस को मतलब जस का तस नहीं है, ये एंडलेस अपग्रेड्स हो रहा है, यानी कि बढ़ते चला जा रहा है, अपग्रेड होते चला जा रहा है। ठीक है, ये बोलने का एसेंस है, समझो। स्ट्रेटेजिक प्लानर्स रूटीनली यूज वर्स्ट केस एजम्पशन अबाउट द इंटेंशन एंड कैपेबिलिटीज ऑफ अदर कंट्रीज, दिस रिजल्ट इन फर्दर एक्वेशन ऑफ ग्रेटर डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज। क्या बोला जा रहा है कि जो प्लानर्स हैं, ठीक है, ये एज्यूम कर रहे हैं, जो बनाते हैं एज्यूम करते हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में वर्स्ट सिचुएशन हो, कोई कंट्री बहुत ज़्यादा अटैक कर दे। अब जब बहुत ज़्यादा कोई कंट्री अटैक कर दे और ऐसा हम सोच करें तो उसी हिसाब से हम न्यूक्लियर वेपन्स को और तगड़ा बना रहे हैं, है ना। तो और तगड़ा बना रहे इसका मतलब क्या, अपग्रेड और कर रहे हैं इसको। ठीक है, सेकंड क्या है, इट ड्राइव्स एंडलेस अपग्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल्स। ये न्यूक्लियर वेपन्स, इससे क्या हो रहा है, अपग्रेड, निरंतर अपग्रेड होते चला जा रहा है। एंड इट ऑल्सो ऑफर्स अ रैशनल फॉर न्यू कंट्रीज टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स, और दूसरे के लिए कंपटीशन की तरह काम कर रहा है कि आप भी करो, जाहिर सी बात है।
आइडियल एंड प्रैक्टिस आर डिफरेंट। आइडिया ठीक है, NBCT का बात कहते हैं कि बड़ा बड़ा आपका है न्यूक्लियर डिटरेंस है, हाँ बहुत सारा आपका ट्रीटी है जो बचाएगा न्यूक्लियर वेपन्स को बम करने से, बमबार्डिंग करने से। ये तो आइडियल केस है ना, ये तो थ्योरी लिखा है, मगर प्रैक्टिकल तो चीज़ और है ना। थ्योरी और प्रैक्टिकल ऑलवेज डिफरेंट। तो वही बोल रहा है कि दो डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन द आइडिया ऑफ पोजेसिंग न्यूक्लियर वेपन्स फॉर डिटरेंस एंड द प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ कीपिंग दिस वेपन्स प्राइम फॉर यूज इज क्वाइट एविडेंट। ये तो आपके पास न्यूक्लियर डिटरेंस का ये आइडियल केस है कि आप रख रहे हैं, क्या भरोसा है इसका मिसयूज हो जाए और प्रैक्टिकल कुछ और अप्रोच हो जाए, है ना। समझ में आ रहा है सभी को ना। एज पर वन जनरल द गोल द विज रियली माइट बी प्रिवेंट न्यूक्लियर वेपन बट द ऑपरेशन प्लान हैड टू वॉच वार। एक जनरल क्या बोलता है, एक जनरल का स्टेटमेंट क्या है, मतलब जो मिलिट्री से जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि गोल विश यही है कि न्यूक्लियर वार को बचाए, मगर क्या भरोसा ये वार को एक दावत भी दे सकता है। वही मतलब क्या दावत देना एक वार को, बातिया समझ रहे हो तुम लोग। ओवर कॉन्फिडेंस अबाउट सेफ्टी, ये भी एक है। तो क्या है, इन द रियल वर्ल्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर प्लानर्स टू हैव कंप्लीट कंट्रोल। रियल वर्ल्ड में नहीं है कि प्लानर जो प्लान कर रहा है बम बनाने के लिए वो पूरी तरह से कंट्रोल कर दे। जैसे ईरान का केस देखो, क्लासिकल सैंक्शन क्यों लगा है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करता है अंदर गुप्त रूप में, समझे ना। तो यही बोल रहा है कि रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है प्लानर्स को कि कंप्लीट कंट्रोल कर दे न्यूक्लियर वेपन्स, वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, अपग्रेड करेगा ही करेगा, ठीक है। द परफेक्ट कंट्रोलेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट्स ओवर कॉन्फिडेंस विच इज। अब ये क्या हुआ कि ये ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, हाँ हम बना सकते हैं और बनाएंगे और बनाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस। जब ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो चाइना वाला हाल हो जाएगा कि अब हम पूरा जाओ हम साउथ चाइना सी का वर्डिक्ट नहीं मानते हैं, जाओ हम ये नहीं मानते, जाओ हम वो नहीं मानते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस ही है ना, दुनिया में रह रहे हैं तो आपको दुनिया का लॉ मानना होगा ना, है ना। आज जो क्लास करने के लिए आया तो बोले, तुम बोले कि हम आप जाओ, हम इतना विद्वान हो गए सर कि हम आपका बातें नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा आ गया, निकट आ गया समय समाप्त होने का, है ना, यही हुआ ना। तो क्या करेंगे, जो मेरे मित्र है, मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट है, बोलेंगे बाबू मिलो और इसको कत्ल कर दो, या कत्ल करो इन द सेंस इसका नॉलेज को डिबेट करवा दो। बाबू फेल हो जाएगा वहीं पे, अगला दिन आएगा मैकेनिक सर करके वो बैठेगा आगे, ठीक है, बोलेगा सर फैन की कोई ज़रूरत नहीं है, कम कर दीजिए, पढ़ना है अब हमको। बात समझ रहे हो, ये स्थिति है कंट्री में, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस इज मोर लाइकली टू लीड टू एक्सीडेंट्स एंड पॉसिबली टू द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या करेगा बाबू, जो तुमको हम निजी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए यही चीज़ होगा, और न्यूक्लियर वेपन्स क्या करेगा, करेगा। इट इज़ एन इल्यूजन टू थिंक व्हाट न्यूक्लियर वार इज इम्पॉसिबल। इल्यूजन है कि क्या इम्पॉसिबल है, क्या न्यूक्लियर वार कभी नहीं हो सकता, ये एक तरह से इल्यूजन है, माया है, हो भी सकता है, ठीक है ना। तो नीड ऑफ द आवर क्या है, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत क्या है। तो ऐसी बात है तो ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि न्यूक्लियर डिटरेंस कैन सर्व एज अ पिलर ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी ओनली इन जंक्शन विद द नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट्स ऑन द लिमिटेशंस, रिडक्शन एंड नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। इसका मतलब समझो कि न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब ये है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं ये तो हो ही हो, साथ साथ आपका एग्रीमेंट्स भी हो, आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हो, जहाँ पे चेक और बैलेंस हो। एक कंट्री कोई बना रहा है तो उसको चेक और बैलेंस करने के लिए आप फॉर्मल एग्रीमेंट्स करवा रहे हैं, यानी कि नेगोशिएटिंग टेबल पे भी लाना जरूरी है हर कंट्री को। हर कंट्री नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा तभी ना वो आप प्रॉमिस कर सकता है कि ठीक है न्यूक्लियर डिटरेंस हम नहीं फोड़ेंगे, जाओ, है ना। तो ये ज़रूरी है ताकि वो क्या कर सके, रिडक्ट कर सके, लिमिट कर सके। विदाउट देम डिटरेंस फ्यूल्स एंड एंडलेस आर्म्स रेस। यदि ये सब चीज़ नेगोशिएटिंग टेबल वाला बात नहीं होता है तो ये क्या करेगा कि डिटरेंस जो है, डिटरेंस के नाम पे आर्म्ड रेस चलना शुरू हो जाएगा कि ये भी बनाया तो हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएं, करते 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 वर्ल्ड पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएगा। वाइल एनी सीरियस क्राइसिस बिटवीन द ग्रेट पावर्स विल ब्रिंग देम टू ब्रिंग अप द न्यूक्लियर। और सीरियस पावर, बड़ा बड़ा सीरियस पावर हुआ, ग्लोबल पावर जैसे यूएस है, चाइना हुआ, इम्पैक्ट हुआ, सभी गुड डिवाइड हो जाएंगे, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ था, तो उसके बाद एक नया वार हो जाएगा। फाइनल शब्द क्या है, while humanity has luckily survived 75 years without experiencing nuclear war, one can expect luck to last indefinitely। ठीक है, 75 साल कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा आई डोंट नो। अभी तक आप लकी थे कि कुछ नहीं हुआ, हो सकता है आने वाले समय में आप लकी ना हो, अनलकी हो जाए, ये कहने का सेंस। बात समझे ना, फर्स्ट एडिटोरियल का एसेंस समझे क्या है। अब देखो
तुम लोग के लिए हम क्या करेंगे, एक नया यहाँ पे मॉड्यूल लेके आए हैं कि ये तो बात हो गया थ्योरी का, है ना। थ्योरी का मतलब जो एडिटोरियल 2 छपा है उसको कंबाइन करके जो जो चीज़ तुमको बताना तो बता दिए, मगर अब हम इसके बाद तुमको एक लेमन टर्म्स में बताएंगे चीज़। पहले भी लेमन टर्म्स में बताए, लेमन टर्म्स मतलब मूर्ख भाषा में, जहाँ पे कॉमन आदमी समझ जाए। ये स्पेशल भाषा हुआ, मूर्ख भाषा में समझ गए, स्पेशल भाषा में समझ गए। मूर्ख भाषा और स्पेशल भाषा को फिर क्लब्ड करके एक ऐसा भाषा तैयार करो जो तुम मेंस में लिख सको, क्योंकि मेंस में एग्जैक्टली ये नहीं लिखना है। तो मेंस में लिखने का अप्रोच क्या होना चाहिए, यहाँ से तुम क्या सीखे हो, तो ये मैं अब इंक्लूड करूँगा मेरे सभी एडिटोरियल्स में, जहाँ पे तुम्हारा ज्ञान केवल यहीं तक नहीं रहेगा, PDF तक ही नहीं रहेगा। तो कैसे, तो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ आज से ये चीज़, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस पर, क्योंकि मुझे नीचे वाला भी करवाना है, इस पर मैं मैक्सिमम 5 मिनट ले सकता हूँ। तो क्या हुआ, तो न्यूक्लियर डिटरेंस ज़रूरी है, बस मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, याद करो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है जो रोकता है एनिमी कंट्रीज अटैक ना हो, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या होगा कि मगर 80s के टाइम में बहुत स्टेबिलिटी था, मगर अभी का टाइम पूरी तरह से वर्ल्ड पूरा चेंज हो चुका है, चाहे चाइना का देख लो, चाहे ईरान का देख लो, चाहे जापान का केस देख लो। तो कंट्रीज़ गुट में डिवाइडेड हो रहे हैं। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का ही बात कर लो, यूनाइटेड स्टेट्स बहुत सारे ग्रुप से निकल रहे हैं, इंटरनेशनल ग्रुप से निकल रहे थे। 2 दबदबा US का पहले था कंट्रोल करने में वर्ल्ड का, वो कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तो दूसरे कंट्री आगे बढ़ जाएगा, तो दूसरे कंट्री हो सकता है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए दूसरे कंट्री को दिक्कत दे, जैसे कि साउथ चाइना सी का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियर डिटरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज हो सकता है। जब चाइना मान लो कि अटैक करने के लिए तैयार है, तो इंडिया हेल्प करेगा आसियान कंट्री को, US हेल्प करेगा, ऑस्ट्रेलिया हेल्प करेगा, जापान हेल्प करेगा, तो न्यूक्लियर वर्सेस न्यूक्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियर वर्सेस न्यूक्लियर हो जाएगा, दोनों तरफ गया तो फूट गया। बात समझे। तो इसलिए क्या ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि नेगोशिएटिंग टेबल्स, नेगोशिएटिव टेबल्स में, और ये पीरियडिकली होना चाहिए, साल 2 साल या 2 साल में एक तरह का होना चाहिए, ताकि क्या करे सभी का चेक हो जाए। और यही चेक की वजह से तुम्हारा ईरान को सैंक्शन लगा दिया गया है। बात समझे, एसेंस यही है एडिटोरियल का। एक आप समझ गए थ्योरी के हिसाब से, और एक आप अपने माइंड में कैसे समझेंगे जिसको आप मेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझे, दैट्स इनफ। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ 31 जुलाई को है 2020 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन सोसाइटी के बारे में है। वही बोले ना कि महिलाओं का एज 21 साल का होना चाहिए, उसके बारे में जो, तो ऑब्वियसली इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है। देख लो फटाफट, रोल ऑफ वुमेन, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, है ना। देख लिए कितना नंबर है, 7 नंबर है। देख लो मेंस का, उसमें देख लिया सभी। चलो देखो बात समझो, यहाँ मैं थोड़ा सा लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, ठीक है। लेमन टर्म्स में ये है, ये तुमको समझना होगा कि हमारे इंडिया में चाहे तुम हिस्ट्री को खोदोगे तो तुमको पता चलेगा कि हिस्ट्री में बहुत कुछ हुआ है ना, सोशल इविल्स के लिए, चाहे वो डाउरी हो, अनटचेबिलिटी हो, सती सिस्टम हो, है ना, राजा राम मोहन रॉय का कंट्रीब्यूशन हो, चाहे दयानंद सरस्वती का हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, बहुत सारे थे, ठीक है। उसके बारे में हम लोग चैप्टर भी डिस्कस कर चुके हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे सोशल इविल्स में परिवर्तन आए हैं, मगर बहुत सारा अभी भी कैरी फॉरवर्ड है। जैसे डाउरी सिस्टम गंजेटिव प्लेन में बहुत ही प्रिवेल्ड है, मगर बाकी जगह बहुत ही कम है, ठीक है। अब इस बात को तुमको यहाँ पे समझना होगा कि एक मांग उठ रहा है कि जो आपका जेंडर जस्टिस के लिए महिला का एज, जो मैरिजेबल एज है 18 साल है, उसको 21 साल कर दीजिए, तो मैन के पार हो जाएगा, यानी कि मैन के बराबर हो जाएगा। तो जेंडर जस्टिस के नाम पे आप ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मगर इससे कॉन्ट्राडिक्शन ये चीज़ है कि जो महिलाएं होती हैं, है ना, जो बच्ची होती है 18 साल की बच्ची, जब 18 ईयर्स जब अचीव होता है तो उसका जो बॉडी जो डेवलपमेंट है वो कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है। वो मर्द का नहीं होता है, मर्द का डिफरेंट है, ठीक है। तो 18 ईयर्स में एक लड़की, जो भी लड़की जो है, गर्ल है या वुमेन है, वो पूरी तरह से फिजिकली पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है। तो यही कारण है कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है, 18 ईयर्स से शादी के लिए, वर्ल्ड वाइड है बाबू, ये केवल इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड है। और साथ साथ आपका 18 ईयर्स वोटिंग राइट से भी मैच कर जाता है आपका। तो वोटिंग राइट्स तभी दे रहे हैं जब कोई मैच्योर हो गया है, बच्चा को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। हाँ, उसको कम कर किए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 61st अमेंडमेंट, बिल्कुल रिड्यूस करके 18 कर दिया, पहले 21 साल था। 18 ईयर्स सबके लिए 18 है, क्या कुछ होगा, ठीक है। तो 18 ईयर्स के
क्या है, तो वोटिंग राइट्स मिला, इसका मतलब मैच्योरिटी डेवलप्ड हो चुका है वहाँ पे, तो वोटिंग राइट्स के साथ भी कॉन्सोनेंस है। तो इस तरह का डिबेट, अब देखो इस तरह का डिबेट ये भी है एक चीज़ कि जो बच्चे का 18 साल में शादी हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जानते हो फर्टिलिटी रेट नीचे केरल में, तमिलनाडु में कितना कम है, 1.2 1.6 है। हमारे बिहार में देखोगे तो 3.8 तक है, यानी कि एक महिलाएं 3.8 बच्चे को जन्म दे रही है, एवरेज निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, और ये फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होने के कारण क्या है कि वो बहुत जल्दी शादी हो जा रहा है, और शादी ज़्यादा हो जा रहा है तो जब डिलीवरी टाइम होगा तो उस समय डिस्क्रिपेंसी होगा, प्रॉब्लम होगा ही होगा, क्यों, माल नरिशमेंट है। यदि महिलाएं का जो शरीर ग्रोथ होगा तभी तो बच्चे को बियर कर पाएगी ना, ये भी तो एक एथिकल इश्यूज है, ये भी तो पार्ट है उसका। अब 21 साल के बाद हम शादी कराएं तो क्या है, लड़की का क्या है, माल नरिशमेंट वाला फैक्टर कम हो सकता है, नरिशमेंट हो गया शरीर में, पोषण मिल गया, जब पोषण मिल गया तो बच्चे जो हो गए वहाँ से वो स्वस्थ होंगे, ठीक है। क्या है कि 18 साल में शादी कर दिए, 21-22 साल में पता चला कि 2-3 बच्चा हो गया, करेक्ट, जो नॉर्म ऑफ द डे है तुम्हारा ये गैजेटिक प्लेन का। अब इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि जिस टाइम में ऑपरेशन करवाना चाहिए और एक्चुअल में जिस टाइम में ऑपरेशन करवाती है महिला लोग, उस टाइम में तो उसको बर्थ करना चाहिए। यदि मान लो कि एक महिला 21 साल में ऑपरेशन करवा रही है कि अब उसको नहीं चाहिए बच्चा, एक्चुअल में 21 साल तो वो एज है कि जहाँ पर उसको बच्चा जन्म देना चाहिए, कितना डिफरेंट है ये। और आप इतना कम एज में यदि ऑपरेशंस करवा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हेल्थ इश्यूज है। वो तो एज एक नर्चर एज है ना, ऑपरेशन का भी एक टाइम होता है कि आप 28, 27 या 30s में करवाइए, है ना, क्योंकि बॉडी आपका ले सकता है, बॉडी का है, बॉडी सह सकता है, मगर आप एकदम कम एज में आप करवा दे रहे, तो ये क्या हेल्थ इश्यूज है। मगर साथ साथ हमारे पास एक डेटा भी है, मैं बताऊंगा, वही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, जो बताते थे स्टैंडर्ड बच्चे सब, वेस्टिंग बच्चे सब बताए थे ना, वेस्टेड बच्चे, ये सब फिर एक बार ग्राफ आएगा यहाँ पे। मैं ये डेटा बोलता है कि ऐसा नहीं है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 18 साल का जो लड़की है और 21 साल का लड़की है, माल नरिशमेंट 18 साल में कम होता है, 21 साल में ज़्यादा नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है। हाँ, ये तुमको डेटा के साथ बोला, डेटा के साथ बोला तो ज़्यादा सही है, लॉजिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो डेटा है ना, यहाँ पे डेटा के हिसाब से लॉजिक लेना होता है, तो इस चीज़ को धता बता देता है डेटा तुम्हारा, बात समझ रहे हो ना। तो यही सब चीज़ हमको पढ़ना है इसमें, और इसी चीज़ से तुमको फाइनलाइज करना है कि क्या होना चाहिए, और लास्ट में तुम यही कंक्लूजन निकालोगे कि 18 साल ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, 18 साल से पहले लड़की का शादी हो जाता है यार, है ना, तो फिर और अब 18 साल का बात कर रहे हैं, है ना, जमाना खराब नहीं है, बुद्धि खराब है आदमी का, और कुछ नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं, उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड क्यों नहीं बना सकता है ना। एनीवे मैं ये नहीं सुनना चाहूँगा, बिल्कुल नहीं सुनना चाहूँगा, ठीक है। अब बात को समझते हैं, अब इसको थ्योरी को समझते हैं। देखो, प्रपोजल टू रेज द लीगल एज मैरिज एज फॉर वुमेन, ठीक है। नंबर 1 देखो, द गवर्नमेंट प्रपोज टू रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन, समझ गए सभी लोग। द आइडिया इज डैट रेजिंग द एज ऑफ मैरिज विल रेज द एज ऑफ मदरहुड, सही बात है, मदरहुड का एज बढ़ जाएगा। पहले 18 साल में 19 साल में गर्भवती हो रही थी, तो 22-23 साल बाद हो रही है, तो मदरहुड का एज बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है सभी को। एनहेंस द प्रोबेबिलिटी डैट मदर एंड चाइल्ड विल बी हेल्थियर, बता चुके हैं सभी चीज़, हाँ बिल्कुल, माल नरिशमेंट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है बाबू, हो गया, हंसी मजाक नहीं, वहाँ पे फोकस। फॉर लुकिंग इनटू वेरियस एस्पेक्ट द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप अ स्पेशल टास्क, इस चीज़ को देखने के लिए एक स्पेशल टास्क का गठन किया गया है, जो एडवाइस करेंगे कि क्या सही है मैरिज एज गर्ल्स का 18 से 21 की तरफ खींचना। ये स्पेशल टास्क गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट कर दिया, अब इस पर काम करेगा। जब काम करेगा तो इसलिए डिबेट हो गया तो एडिटोरियल में आ गया। देयर इज ऑल्सो अ कंटेंशन दैट रेजिंग द एज ऑफ मैरिज टू 21 ईयर्स कुड वेल बी सीन एज ए स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वलिटी, बोले ना, इससे एक आपका जेंडर इक्वलिटी का भी कॉन्सेप्ट पूरा होगा कि मर्द का भी 21 साल, लड़की का भी 21 साल, ठीक है। चाइल्ड मैरिजेस आर ऑन डिक्लाइन इन इंडिया, ऐसा क्यों? क्योंकि एक और आपका डेटा इस चीज़ को कहता है कि भारत में जो चाइल्ड मैरिज होते हैं वो घट रहे हैं। इसका मतलब लोग भी चाह रहे हैं कि लड़की का शादी लेट हो, यही हुआ ना इसका मतलब।
हाँ पढ़ाता लिखाता है बिल्कुल। फर्स्ट हो गया बस एक ही चीज़ बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है बाबू, बैठो। द पीरियडिक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वही बोले थे। ये जो तुम्हारा नेशनल NFHS कहते हैं इसको, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये क्या कहता है? प्रोवाइडेड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज मेजर ऑफ चाइल्ड मैरिज जो हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब जो रिकॉग्निशन जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से ये भी सर्वे करता है। और ये क्या फाइंड आउट कर रहा है? ये फाइंड आउट ये कर रहा है कि देखो थर्ड नंबर जाओ, सेकंड को समझना है तो थर्ड को समझना होगा पहले तुमको, कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 और 16 का जो डेटा है इसमें ये बताया गया कि पहले 2005 और 6 में जो बच्ची जो शादी होता था 18 साल से पहले, ठीक है, वो 47% होते थे, ठीक है, और अब 2015 और 16 में ये 26 या प्रिसाइजली 27 होने लगे हैं, ठीक है। और ये कैसे रिसर्च किया गया? ये रिसर्च किया गया 20 और 24 ईयर्स वाले जो, सेकंड पॉइंट जाओ, 20 और 24 ईयर्स वाले जो महिलाएं जिसका शादी हो गया उनसे पूछ के, उनसे बात करके ये डेटा लिया जा रहा है। क्या आपका शादी कब हुआ था? बोला कि 16 साल में हुआ था, ठीक है। आपका शादी कब हुआ था? 19 में हुआ था। अच्छा आपका कब हुआ है? मेरा जस्ट हुआ है, ठीक, यानी कि 23। बात समझ रहे हो? इस तरह डेटा निकाल के बात किया गया और ये पता किया गया कि 2005 और 6 का डेटा था जिसमें चाइल्ड मैरिज यानी कि 18 साल से पहले जो बच्ची का शादी हो रहा था, बच्ची ही बोलूँगा, 18 साल से छोटी है, ठीक है, तो 47 और अभी क्या है 27%। अब थोड़ा बाबू थोड़ा सा रहो, ग्राउंडेड स्टेज में रहो, ठीक है ना, IAS बनोगे, ठीक है ना, ये मवाली वाला बुद्धि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आई हेट दोस पर्सन, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये गलत बात है। तुम लोग जितना ही पढ़ लो लिख लो मत, तुम लोग का दिमाग है ना गोबड़ी भरा रहेगा तुम लोग का दिमाग में, ठीक है ना। देखो NFHS 4 जो है सर्वे, ये क्या बोलता है कि ओनली 6.6% वर मैरिंग बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल से नीचे भी शादी होता है चाइल्ड मैरिज, मात्र लगभग 7% या 6.5% शादी होता है, यानी कि 100 में 6 आदमी का या फिर 7 आदमी का शादी, लड़की का शादी हो रहा है 15 साल से नीचे, यानी कम है रेशियो। भारत में तो 8-9 साल में भी हो जाता था शादी एक समय में, 4 साल में हो जाता है, ठीक है ना। वी कैन से चाइल्ड मैरिजेस एंड लेट एडोलेसेंट मैरिजेस आर ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन आवर कंट्री एंड देर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन दिस ट्रेंड। हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक ही समीकरण है और यहाँ से यही डेटा से हम पता करते हैं, कहाँ से? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से पता करते हैं कि चाइल्ड मैरिज चाहे वो 15 साल से पहले का हो, नीचे हो, या फिर 18 साल से पहले। एडोलेसेंट एज मतलब क्या होता है? 18 साल के नीचे, ये किशोर अवस्था होता है। एडोलेसेंट मतलब वर्ड तुम्हारा जो हिंदी वर्ड है किशोर अवस्था, ठीक है ना, डिक्लाइनिंग स्टेज में है। खुशी मनाओ, लड्डू बांटो सबको, है कि नहीं? अच्छी बात है। तो वाई 18 ईयर्स इज आइडियल फॉर गर्ल्स, यही बोले तो क्यों 18 साल आइडियल है गर्ल के लिए? तो अब तुम थोड़ा साइंस समझ लो इसके पीछे क्या है। देर इज ऑलमोस्ट ग्लोबल कंसेंसस, बोले ना पूरी दुनिया में ये कंसेंसस है कि 18 साल मैरिजेबल एज है लड़की के लिए, पहला स्टेज का, ठीक है। सोशल एडल्टहुड, क्योंकि ये सोशल एडल्टहुड को अचीव कर यानी मैच्योरिटी को अचीव कर लेती है, ठीक है। देर इज अ थ्रेशोल्ड फॉर वोटिंग राइट्स, बोले ना वोटिंग राइट्स के लिए भी कंसोनेंस है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाता है और भी आधार कार्ड, बहुत सारा चीज़, जाओ बैंक अकाउंट भी बन जाएगा तुम्हारा, है ना। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड फॉर मैरिजेस अक्रॉस द वर्ल्ड, ये भी बता चुके हैं। साइंटिस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड इट एज द एज व्हेन द फीमेल बॉडी रीचेस फुल डेवलपमेंट, यही बोले ना, फीमेल बॉडी क्या है 18 साल में फुल डेवलपमेंट को अचीव कर लेती है, ठीक है। और हेल्दी वुमेन विद एडवोकेट एंटी नेटल केयर कैन बी एक्सपेक्टेड टू हैव हेल्दी बेबी। और 18 साल यदि अचीव कर लिया यानी कि पूरा बॉडी डेवलप्ड हो गया, यदि अब हम शादी कराएं और वहाँ से जो बच्चे होंगे वो पूरी तरह से हेल्दी होंगे, है ना, उसको ICU रूम में रखने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से मैच्योर हो गया है। देखो वाई इज देयर अ हरी, तो हरी क्यों है? तो क्यों हरी क्यों है कि तो क्यों गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि 18 साल से 21 साल की तरफ शिफ्ट किया है, जबकि ये इंटरनेशनल नॉर्म के अगेंस्ट होगा, क्योंकि इंटरनेशनल नॉर्म ये भी क्या क्या कहता है कि 18 साल ठीक है। तुम लोग को ये बात पता नहीं, मैं तुम लोग को बता दूं मैं ये चीज़ कि इंडिया में जो मैच्योर होते हैं लड़का या लड़की
ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज़ में होते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि क्लाइमेटिकल फैक्टर्स भी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी तो ज़्यादा है। अब देखो जो वहाँ की बच्ची जो 16 साल की होगी ना लड़की, वो यहाँ के 26-27 साल के बराबर हो जाएगी, मैच्योर, लंबा, तगड़ा। उसको बॉडी का न्यूट्रिशन हाँ अच्छा मिलता है। अच्छा, सर देखते हैं पतले दुबला बॉडी का मैच्योरिटी, पतला दुबला तो यार क्या, अब हम कोमल को कुछ बोलेंगे उसके लिए? हम नहीं ना बोल सकते हैं, वो तो आपका है। अब हम मोटा है तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए? अब तुम हमको पूछेगा सर आप मोटे हैं छोटे हैं, तो व्हाट इज दिस? ये है तो है ना, ये तो है। ये क्या है कोमल, ये चीज़ कहाँ से आता है? ऐसा जेनेटिक फैक्टर्स। अब उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम सुंदर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर हम हैंडसम है तो हम उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पता है सुनो बात, कहने का मतलब क्या है कि चेहरा से नहीं देखा जाता है, ना ही बॉडी से देखा जाता है। आपका जो स्मार्टनेस है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बात करता हूँ मैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है ना, आपका बॉडी लैंग्वेज है कि आपका बॉडी का कैसे यूज़ करते हैं, आप किस तरह बात करते हैं, आपका किस तरह सोच है। तभी तो अब्दुल कलाम बन जाते हैं प्रेसिडेंट इस कंट्री का, तभी तो राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री बताओ, छोटा, अब मेरे ही हाइट के होंगे, बताओ, हम बन गए प्राइम मिनिस्टर। आमिर खान हीरो बन जाते हैं, तेंदुलकर इतना बड़ा क्रिकेटर बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या है बाबू? घुमा फिरा के क्या बोलना चाह रहे हैं तुमको? घुमा फिरा के यही बोलना चाहते हैं कि लुक से कोई मैटर नहीं करता है। लुक से शुरू मैटर करेगा कि हाँ शादी ब्याह करना है तो लुक्स देखेगा लोग, तो नहीं पसंद आया जाओ, लड़की को लड़का पसंद नहीं आया, लड़का को लड़की पसंद नहीं आया, इट्स फाइन, ठीक है ना, जो भी हो। सरकारी जॉब है तो बाबू कुछ भी हो सकता है, कितना गलत ट्रेंड है ना? क्रोनोलॉजी समझो ठीक है, चलो ये तो हंसी मजाक हो गया क्योंकि सोसाइटी इससे जुड़ा हुआ है। चलो तो अब देखते कि काहे फुरफुर कर रहा है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, सो टर्म डैश फुरफुर काहे कर रहा है ये? तो अब ये समझना होगा कि वाई रेजिंग टू 31 इज नॉट डिजायरेबल, ठीक है। तो बात समझो, अब हम तुमको बोले ना कि ये डेटा धता बता देगा इस बात को कि 21 साल करिएगा तो कुछ नहीं होगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा आपको, कुछ होने वाला नहीं है। कि डेटा देख लो, डेटा तुम्हारा क्या बोलता है, देखो वही डेटा, जाओ डायरेक्ट डेटा देखो, यहाँ पे डेटा का बात करो कि टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, यानी कि एक माता से बच्चे जो जन्म ले रहे हैं 2.7% है, 2.7, और यही तुम्हारा 15 और 16 में 2.2 हो गया। अब हम लोग क्या है, देखो ये पूरा ओवरऑल है, क्यों? क्योंकि इंडिया में ऐसा बहुत सारा जगह जहाँ पे 1.2 भी है, और इंडिया में ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ पे 3.8 भी है। एवरेज करोगे, बिल्कुल इंडिया का डेटा है ये, ठीक है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 और 4 का दिया है। तो 3 कब हुआ था? 2005 और 6 में। ये डेटा को देना है, मेंस में लिखना है, ठीक है ना। अब इसको समझो यहाँ से कि क्या बात बोलना चाहता है। शांत, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.7 था, उससे घट के 2.2 हुआ, यानी कि बहुत अच्छी बात है। दूसरा देखो इंस्टीट्यूशनल बर्थ, यानी कि हॉस्पिटल में जो बर्थ हो रहे हैं, डिलीवरी हो रहे हैं बच्चे का, तो पहले 38 था और 79 हो गया, यानी कि बहुत बड़ा है। ऑल वुमेन एज्ड 15 to 49 ईयर्स वर एनीमिक, यानी मतलब आयरन का डिफिशियंसी होना, बताए थे कभी? तो आयरन का डिफिशियंसी होना पहले 55 था और अब 53 है, यानी कि कोई चेंजेस नहीं है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। इतना लंबा दशक में, एक दशक में यदि चेंज नहीं आया तो उसको चेंज नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो चाइल्ड एज, देखो यही डेटा है कि चाइल्ड एज बिटवीन 12 to 23 मंथ्स हु आर फुली इम्यूनाइज, जो चिल्ड्रन जो है, सॉरी चाइल्ड बोले, चिल्ड्रन जो है, बच्चे लोग हैं जो पूरी तरह से इम्यूनाइज हो जाते हैं, पोलियो खिला दिए, वैक्सीन खिला दिए, खिला के पूरा इम्यूनाइज कर देते हैं हम लोग। तो पहले कितना 44 था और अभी 62, यानी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी बहुत अच्छे चल रहा है इंडिया में। पोलियो ड्रॉप का अमिताभ बच्चन दौड़ते हुए आते हैं, एक बूंद जिंदगी का, है कि नहीं है? ये जरूरी है कि नहीं है? आने वाले समय में तुमको भी कोविड का लगेगा टीका, जिस हिसाब से स्थिति चल रहा है। चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, जो 15 साल से बच्चे जो अंडर वेट है, यानी कि हाइट के हिसाब से वेट नहीं है जिसका, तो देख लो पहले 42 नहीं था, अभी 35, यानी कि इसमें भी रिडक्शन हुआ है छोटे लेवल पे। चिल्ड्रन एज 6 to 59 मंथ्स वर एनीमिक, जिसका आयरन डिफिशियंसी है बच्चा लोग का, ठीक है। एज 6 to 19 क्या है? 59 मंथ्स है, क्या है? हाँ, तो पहले 70 था और 58 है, ठीक है, यानी घटा है। और अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, यानी कि 74 था अभी 50 है, यानी कि बच्चे मरने का जो है
तो बात समझे, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई ऐसा नहीं है, ये लॉजिक गलत होगा क्योंकि माल नरिशमेंट तो है ही इसमें, माल नरिशमेंट तो है ही, चाहे 18 साल का हो चाहे 12 साल चाहे 22 साल का हो, माल नरिशमेंट तो कॉमन चीज़ है। तो वही बोल रहा है कि पॉवर्टी नॉट द एज द रियल इशू। ठीक है, अब देखो क्या है, वाई द प्रोपोनेंट्स ऑफ रेजिंग द मैरिज से क्या बोलते हैं, जो प्रोपोनेंट जो बोल रहे हैं कि एज बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, द रेजिंग द एज ऑफ मैरिज विल रेज द एज ऑफ मदरहुड, बता चुके हैं, हेंस द प्रोबेबिलिटी एट मदर एंड द ये हेल्थियर, ये बता चुके हैं, और इससे फर्टिलिटी रेट घटेगा, ये भी बता चुके हैं। पहले माँ जन्म दे रही है 3 बच्चे को, अभी 2 बच्चे को जन्म देगी, 21 साल हो जाएगा तो। मगर देखो इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है पॉवर्टी, गरीबी है कि नहीं है, गरीबी बताए थे, है ना, गरीबी सबसे बड़ा बात है। देखो यदि पोर वुमेन पोरी रहे और माल नरिश रहे, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज बाय फ्यू इयर्स विल चेंज वेरी लिटिल। गरीब है, 18 साल में बेचारा कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, 21 साल में भी कहाँ से खाने को मिलेगा, तो काहे का उसका बच्चा हेल्दी होगा, काहे का वो हेल्दी होगी, क्यों, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ कहीं बच्चा भी ना हो, यही बोलना चाहते हो। मच ऑफ द सेम प्रॉब्लम्स विल रिकर व्हेन द मैरी एट बिकॉज ऑफ द माल नरिशमेंट अंडरलाइन पॉवर्टी। वही माल 21 साल में भी हो तो माल नरिशमेंट तो पहले से ही है, गरीबी तबका का बात कर रहे हैं जी, ठीक है। और वही एक बार बात हुआ था, तुमसे डिबेट हुआ था मेरा, क्या डिबेट हुआ था तुम याद करो, तुम बोली थी कि नहीं सर बहुत अच्छा स्कूल भी है जहाँ से पढ़ सकते थे, तो हमने तुमको क्या दलील दिया था, जो गरीब बच्चे हैं उसका क्या, हाँ उसका क्या, वो तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, पढ़ने वाला भी बच्चा है, तो बाद में ABCD को भी ऑ करते रहेगा वो, जो कि पढ़ने का क्षमता है उसके अंदर, या नहीं भी पढ़ेगा, तो क्षमता तो था उसके अंदर। तो फिर तो बात समझे ना बाबू, यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी पॉवर्टी है, माल नरिशमेंट है, ये 21 साल में भी रहेगा, उसके आने वाले समय में भी रहेगा, ठीक है। ऑलरेडी फर्टिलिटी रेट्स आर डिक्लाइनिंग, और जहाँ तक यदि बात करें तो हम लोग देखें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, फर्टिलिटी रेट तो घटा है, अभी 2.2 हुआ है, यही रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता है 2.1 से यदि एक महिलाएं बच्चे को जन्म दे रही है तो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को रिप्लेस करता है, ये बताए थे कभी, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट बताए थे, याद करो 2.1, यानी कि 2.2 है, यानी कि हम लोग उस स्टेज में जाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग का पॉपुलेशन क्या करेगा, हम लोग का ही रिप्लेस कर लेगा, बढ़ेगा नहीं, वही पॉपुलेशन रिप्लेस करेगा। मगर शर्तें 2 चीज़ पे डिपेंड करेगा, क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट, या इमिग्रेशन या इमिग्रेशन, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ये भी तो इम्पैक्ट करेगा। ये चीज़ यदि कांस्टेंट रहा, ये चीज़ यदि कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट है, तब 2.1 फर्टिलिटी रेट अब दूसरे को रिप्लेस कर लेगा, बस ये सब कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट मतलब ये मैनेज हो जाए, बात समझ गए ना। हाँ, माइग्रेशन, करेक्ट, माइग्रेशन क्या हो सकता है, आउट गोइंग भी हो सकता है, इंटर भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आया सभी को। ऑलरेडी फर्टिलिटीज आर डिक्लाइन, देखो फर्टिलिटी रेट्स इन इंडिया हैव बीन डिक्लाइनिंग शार्पली, बता चुके हैं, मगर डेमोग्राफर्स हैव बीन प्लेजेंटली सरप्राइज बाय डिक्लाइन इवन इन द स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना व्हिच हैव हाईली रेट्स ऑफ अर्ली मैरिज। वहाँ पे देखो बंगाल में जो डेटा है, बंगाल में और तेलंगाना में जबकि अर्ली मैरिज होता है, मगर फर्टिलिटी रेट का बात करें तो यहाँ पे कम हो रहा है, इसका मतलब ये दलील देना गलत होगा कि जल्दी शादी हो जाए तो फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगा। जो कितना अवेयर है सर, हाँ, फैमिली प्लानिंग को लेके कितना अवेयर है वो डिपेंड करता है। बिल्कुल, पोर फैमिलीज आर टुडे हैविंग स्मॉल फैमिलीज, है ना, पोर फैमिलीज का भी तुम्हारा स्मॉल फैमिलीज है, हम दो हमारे दो, है ना, कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, और मोदी जी इसके ऊपर लॉबी लाएंगे आने वाले समय में। लिटिल इज गेन्ड बाय पुशिंग देम टू हैव दिस चिल्ड्रन 3 years लेटर, ठीक है, तो यही बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो लीगल कॉम्प्लिकेशन में गैलोर, अब देखो ये चीज़ समझो, इफ़ द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन इज रेज टू, देखो शांत रहना है, यदि लीगल एज हम बढ़ा दिए 21 साल, एज पर द ट्रेंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर 56 ऑफ द इंडियन वुमेन इन द एज ऑफ 2024 एज ग्रुप मैरिड बिलो 21 years, अभी बोले ने डेटा जहाँ से लिया था, तो जो महिलाएं हैं यही 20 साल से लेकर 24 साल के महिला से हम पूछे थे कब कब शादी की है, और उस हिसाब से वो ट्रेंड बताई, है ना, ट्रेंड बताई, तभी हम डेटा निकाले थे। अब जब बात किया जा रहा है कि 56% महिलाएं जो हैं, ठीक है, वो 21% से पहले शादी हो रहा है, 56%।
और ये हम रेस कर दिए तो ये 56% कहाँ जाएगा? इसका शादी देखो क्या, यानी कि हाफ मेजोरिटी इंडिया में जो 100 वुमेन है, 100 वुमेन में 56 वुमेन का शादी 21 साल से पहले हो रहा है ना? तो ये समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा और इसे हो सकता है कि प्रोटेस्ट हो सकता है भारत में, मेजोरिटी ज़्यादा है, समझ रहे? यही बोल रहा है कि एंड सच वुमेन इन फ्यूचर विल नॉट हैव एनी लीगल प्रोटेक्शन। और यदि 21 साल से पहले शादी हुआ और हम बोल दें कि गैर कानूनी शादी किए हैं, जेल में डाल देंगे, लीगल प्रोटेक्शन नहीं है क्योंकि लॉ को वायलेट किए, फिर फंडामेंटल राइट्स दौड़ते हुए आ जाएगा, फिर ह्यूमन राइट्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? एंड फैमिलीज वुड बी लाइबल फॉर पनिशमेंट अंडर द न्यू लॉ, पनिशमेंट मिलेगा उसको नया लॉ के हिसाब से जो बनेगा, ठीक है? फाइनल शब्द क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? तो फाइनल शब्द यही है, टू ब्रिंग जेन्युइन चेंज वी नीड फ्री एजुकेशन बियॉन्ड स्कूलिंग फॉर गर्ल्स। स्कूलिंग का बात करते, राइट टू एजुकेशन करते, आप एक काम करिए ना, महिलाओं को इतना ज़्यादा पढ़ा दीजिए, स्कूलिंग से भी ज़्यादा पढ़ा दीजिए, अब ठीक है कॉलेज तक पढ़ा दीजिए फ्री, बात खत्म, सशक्त है। और एक डेटा दिए थे बाबू पहले, एक डेटा दिए थे ना कि जो कॉलेज पढ़ी है उसका बच्चा कम है, जो क्लास 10 से नीचे है उसका बच्चा ज़्यादा है, ये डेटा दिए थे तुम लोग को। हाँ बिल्कुल, ये लॉजिक भी करेक्ट है, ठीक है? तो वही बोल रहे हैं कि आपको फ्री एजुकेशन बियॉन्ड फॉर स्कूलिंग, स्कूल तक तो दी है, स्कूल के बाद भी आप दे रहे हैं, है ना? हायर एजुकेशन के लिए भी दे रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए आप दे रहे हैं, गर्ल्स के लिए स्पेशली, ठीक है? साथ साथ जॉब गारंटी भी दीजिए और सशक्त होगी, ठीक है? और स्पेशली रूरल एरियाज़ में, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में मिल जाता है, रूरल एरियाज़ में ये सर दर्द रहता है ना चाइल्ड मैरिज का, ठीक है? और स्पेशली रूरल एरियाज़ में और स्पेशली वल्नरेबल सेक्शन जो है वो गरीब तबका है, निकाल दो बच्चे को, शादी कर दो। हाँ बर्तवारी आ रहा है, देख के चलो, व्हाट इज़ रबिश, ठीक है? अब बताओ हम भी यही सोचते हैं तो अभी तक कुंवारा नहीं रहते, है ना? नहीं, हम दो, हमारे दो, ठीक है? मोदी जी के साथ है इसमें हम, मोदी जी क्या है, मोदी जी नहीं भी रहते तो यही करते हैं, मगर ये देखो बच्चा हुआ नहीं और डर डोर खरीद लिए तो कोई फायदा नहीं है ना? एक है ना कहावत तुम्हारा बिहारी में ही, दिस वुड मेक इट जेन्युइनली पॉसिबल फॉर गर्ल्स टू हैव सम से सो एज टू वेदर हाउ और व्हेन दे विश टू मैरी। और इससे क्या होगा, जब हम महिलाओं को सशक्त कर देंगे तो महिलाओं को पूरा अधिकार है कि कब शादी करेगी वो डिसीजन खुद लेगी, ठीक है? जैसे कि हम ले रहे हैं, माल नरिशमेंट इज द मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम एंड इज टू बी एड्रेस, इट इज टू बी, ये क्या है, एक ही चीज़ नहीं है, माल नरिशमेंट क्या है, मल्टीपल एस्पेक्ट है। कैसे? देखो माल नरिशमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ है और ये सब चीज़ में हम दो चीज़ का बात करें, एक हिडन हंगर का बात करना चाहते हैं और एक रियल माल नरिशमेंट होता है। एक तो आपको खाना सही मिला नहीं और एक क्या करें कि आप बार बार पिज्जे ऑर्डर कर रहे हैं, स्विगी से ऑर्डर किए पड़े हो, साथ एक कोक भी आएगा, एक्चुअली हम मंगाते थे, अपना ही लाइफ में बता रहे हैं, ठीक है ना? हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते थे तो एक कोक जरूर ऑर्डर करते थे, हालांकि नीचे गए तो वो हमको कोक मिल जाएगा 40 में, ऑर्डर करेंगे तो आएगा 70 में, मगर आलसी आदमी वो 70 वाला खाएंगे क्योंकि फ्री डिलीवरी करेगा ना वो, ठीक है ना? तो क्या है, तो ये इसी को बोलते हैं बाबू हिडन हंगर, जो कि माल नरिशमेंट का आता है कि क्यों पता है हमको कि पेट तो भर जाएगा, पैसा भी है, पैसा है तभी पिज़्ज़ा खरीदे हैं, मगर वो शरीर के लिए, शरीर का जो नरिशमेंट होना चाहिए वो नरिशमेंट में काम नहीं आएगा, ठीक है? और इसी को बोलते हैं हिडन हंगर कि आपको प्रोटीन्स नहीं मिला, आपको विटामिन नहीं मिला, आपको न्यूट्रिएंट्स वैल्यू नहीं मिला जो शरीर के ग्रोथ में चाहिए, बात खत्म। यानी कि जरूरी नहीं कि माल नरिशमेंट केवल पॉवर्टी से ही हो, एक अवेयरनेस की वजह से भी होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, ठीक है? बिल्कुल, जंक फूड भी वही है, इसी को हिडन हंगर बोलते हैं। तो अमीर भी आदमी माल नरिशमेंट हो सकता है, ये बात समझ लेना। तो फिर किसको किसको पिज़्ज़ा पसंद है, हाथ उठाओ। पिज़्ज़ा यार, हम उसके पिज़्ज़ा है ना, बोलो किसको पसंद है? इसका मतलब तुम लोग माल नरिशमेंट के बारे में जानते हो, मतलब अननोइंगली भी, नहीं जान के भी जान रहे हो। चलो एनीवे, आप तो बहुत जटिल टॉपिक आने वाला है, ठीक है? देंगे तुमको पैसा, ठीक है ना? देंगे तुमको पैसा एक समय में, ठीक है ना? कमाने जाओ,
नहीं नहीं कुछ नहीं छोड़ा है, अब तुम अपना दिमाग में रखो। बताने के लिए सब बड़ा मस्त वहीं कॉलेज में जो लड़की सब डिग्री कॉलेज सब जैसे कोमल वगैरह है, डिग्री कॉलेज लड़की सब है, उसको सर फैमिली प्लानिंग के बारे में कैंपेन लगेगा, बताएगा लड़की सबको ऐसे ऐसे कीजिए सही रहेगा वो सब कॉलेज पढ़ने का कुछ नहीं। अच्छा हमको ये बताओ तुम लोग, अच्छा तुम लोग यहाँ पे दोनों ही जेंडर के लोग हो, ये बताओ कि जब बच्चे होते हैं, बच्चे ज़्यादा होना ये कम होना, इसमें डिसाइडिंग फैक्टर किसका होता है, महिला का होता है कि पुरुष का होता है? इसमें डिसाइडिंग फैक्टर किसका होता है, यानी कि कौन डिसाइड करता है? दो रीजन हो सकता है सर, एक तो कि कभी कभी होता है कि नहीं हमको मेल चाहिए, इस फैक्टर में भी ज़्यादा हो सकता है। वेरी गुड। और इसमें दोनों का सर, अगर मेल ज़्यादा हो गया इसमें एक्चुअल में ज़्यादा मेल डोमिनेटेड होता है, ये मेल डोमिनेटेड, ठीक है। फीमेल क्या है, एक तो ऐसे ही जेनेटिक प्लेन में देखे हुए तो फीमेल का वॉइस को दबा के रखते हैं लोग, ये बात समझो तुम। फीमेल को मेल बोलेगा कि ऑपरेशन करना है तो ज़्यादातर केसेस में मान जाती है, ठीक है। ऐसा बहुत कम केसेस है कि जहाँ पे फीमेल रजिस्ट करती है कि हो गया, 2 बच्चे काफ़ी है, क्योंकि उसको हमको पालना है, पालने में भी तो लगेगा पैसा, है ना। मेल क्या है, मेल उतना होशियार नहीं है जितना होशियार होना चाहिए। सर उसको रिसोर्स की तरह यूज करने हाँ। का प्लान में रहता है, ठीक है। 4 होगा तो काम करेगा, हाँ, रुपया कमा के देगा, तो ये कॉन्सेप्ट बिहार में खास के जेनेटिक प्लेन है बिल्कुल, और यही कारण है, यही सुनो यही कारण है कि जेंडर इक्वलिटी, यानी कि जो तुम्हारा सेक्स रेशियो है जहाँ पे पर 1000 मेल का जो है ज़्यादा है, जानते हो ये बात, है ना, ये सब जान रहे हो सभी लोग, 961। तो अब क्या है, यही कंसेप्ट तुम यदि बात करोगे, ज़्यादा डेटा देखोगे, एनालिसिस कर लेना, जब कभी एडिटोरियल आए या फिर कभी खुद से देख लेना पेपर वगैरह में, तो मेल ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। अब देखो, मगर फीमेल ज़्यादा पढ़ ली, समृद्ध हो गई, ज्ञान हो गया, अब इसलिए रजिस्ट करेगी इस चीज़ का, जो तुम बोले कैंपेन लगाने के लिए, तुम काहे कैंपेन खाली फीमेल के लिए लगा रहे हो, तुम मेल के लिए भी लगाओ ना, मैं ये बोलना चाहता हूँ, बात समझे ना। हाँ तो ये यहाँ पे भी बात आ जाता है कि वही यहाँ पे भी जेंडर जस्टिस का ही बात आ जाता है बाबू, इसलिए मैंने ये पॉइंट उठाया तुमको, ठीक है ना। अब देखो ये तुम लोग साइंटिफिकली भी जानते हो, बच्चे लोग यदि तुम लोग पढ़े हो, साइंस को पढ़े हो, तो एक्स क्रोमोसोम XX XY भी जाने हो, एक फीमेल के पास तो XX ही रहता है, यू नो दिस थिंग्स, एंड मेल के पास XY होता है। यदि एक बच्चा जन्मता है तो उसमें 75% चांस रहता है कि फीमेल जन्मेगा, बिल्कुल, XX और XY, हाँ 3 अवेलेबल है, इधर से कहीं भी जा सकता है प्रोबेबिलिटी, जानते हो। तो यानी कि ज़्यादा चांसेस क्या होता है, एक बच्चा जब होता है तो फीमेल का होने का, क्योंकि क्रोमोसोम के वजह से होता है। अब फीमेल क्या है, फीमेल तो XX में ये कि कोई भी X ही देगी, और मेल के ऊपर जाता है कि या तो ये X देगा या फिर Y देगा, उसके हिसाब से फैक्टर होता है, ठीक है। मगर उसके बावजूद भी, ये लॉजिक के बावजूद भी जब फीमेल होता है, आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं लड़की पे। मगर देखो मैं वही बोलना चाहता हूँ तुम लोग को, मैं तुम लोग को यही बोलना चाहता हूँ कि वो लोग को नॉलेज नहीं है, ठीक है, तुम लोग को तो नॉलेज है, और इस नॉलेज को तुम लोग को डिसिपिएट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। बात समझा ना, गधा समझ रहा है बात को, हंसना नहीं है बाबू। यही तुम्हारे जैसे लोग जो हंस दिए ना, तो इसे क्या हुआ कि सोसाइटी पे इसका नेगेटिव असर पड़ा है। और ये चीज़ ऐसा टॉपिक है जिसको तुम रिलेट कर सकते हो, है ना। न्यूक्लियर डिटरेंस को केवल सोच सकते हो, है ना, न्यूक्लियर डिटरेंस को तुम सोच सकते हो। अच्छा हिरोशिमा, मैं ये चीज़ तुम्हारे ब्लड के साथ जुड़ा हुआ है, और घर में भी आए दिन देख रहा हूँ, हम अपने भैया से भी रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। फाइन, ठीक है, फाइन, ठीक है। तभी तो बाबू ये सिलेबस कहाँ इंडियन सोसाइटी में फॉलो होता है। देखो बात समझे लो, चलो बात करते हैं। अब सबसे जटिल टॉपिक आ रहा है बाबू, बहुत जटिल टॉपिक है, ठीक है, बहुत जटिल टॉपिक है, ठीक है, लंबा है, पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है, एक चू भी हम नहीं चाहेंगे तुम लोग की तरफ से डिस्टर्बेंस हो। देखो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 7 अगस्त 2020, लेटेस्ट है, ठीक है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, फटाफट देखो, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, फटाफट जाओ। कितना नंबर है, 14th नंबर, ठीक है।
ठीक है। देखो अब ये समझो, यहाँ पे मैं थोड़ा लेमन टर्म्स में बता दूँ, ठीक है। ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है। देखो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, किसी को भी कुछ नहीं बोलना है, अभी कुछ एक चू तक नहीं करना है। बहुत लंबा एडिटोरियल है, चू करोगे तो ड्रैगिंग हो जाएंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेमन समझो, लेमन टर्म में समझो क्या होता है कि जहाँ पे एक जगह पे यदि इन्वायरमेंट में तुम इंडस्ट्रीज़ खड़ा करना चाहते हो, कोई माइनिंग एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, तो कितना बर्बाद होता है वो इन्वायरमेंट, है ना। तो इन्वायरमेंट बर्बाद होता है तो उसके लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए, स्क्रीनिंग अथॉरिटी होना चाहिए। स्क्रीनिंग अथॉरिटी मतलब है कि जो स्क्रीन करेगा प्रोजेक्ट के लिए और उस हिसाब से वहाँ पे हमको परमिशन देगा कि ठीक है आपका कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ है, आप वहाँ पे बना सकते हो, चाहे माइनिंग एक्टिविटीज़ करो, चाहे आप अपना कंपनी लगा लो वहाँ पे, ठीक है। मगर जो पहले 2005-6 का जो था ये बताएंगे पास्ट, और जो भी प्रेजेंट निकला है, प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, गवर्नमेंट ने जो पेश किया है, उसमें बहुत सारे लूपहोल्स है, ठीक है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है उसमें। और वो सभी डिसएडवांटेज इतना खराब डिसएडवांटेजेस है, कैटेगरी बी के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर में, तो उससे आने वाले समय में इन्वायरमेंट पे बहुत गलत असर पड़ सकता है। मगर गवर्नमेंट के लिए दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था भी बढ़ाना है। मैं यही होता है कि हमारे कंट्री में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था बढ़ाने के चक्कर में इन्वायरमेंट पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम उस दिन भी बताए थे कि यदि तुम इन्वायरमेंट पे वर्ल्ड पे 1 रुपया खर्च करोगे तो 5 रुपया लौट के आएगा। इसीलिए हम लोग बोले थे कि 30% प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना है वर्ल्ड का, मरीन और लैंड का, बताए थे। इससे रिलेट कर दो ये चीज़ को, बात समझ में आ रहा है। अब समझो कि द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट पब्लिश द ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 with the replacement of existing environment impact assessment notification 2006 under the Environment Protection Act 1986। देखो Environment Protection Act 1986 इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है भारत में इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और यहाँ से हम लोग काफ़ी पावर डिराइव करते हैं जो भी इन्वायरमेंट का काम करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। फर्स्ट टाइम हुआ था, और इससे पहले 72 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था, यदि याद है तो, ठीक है। और 1986 का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और वहीं से पावर डिराइव करके दूसरा लॉ बनाते हैं, और उस हिसाब से यहाँ से पावर डिराइव करके हम 2006 का नोटिफिकेशन निकाले थे, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। आई विल गो जाओ थोड़ा सा, ठीक है, 2006। मगर इसमें क्या हुआ कि 2006 का जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो रिपोर्ट है या नोटिफिकेशन है, इसमें हम लोग को बार बार अमेंड करना पड़ा, इस नोटिफिकेशन को बार बार चेंजेस करना पड़ा। क्यों चेंजेस करना पड़ा? जो अनुकूल ढंग से ज़मीन देना है, तो अब ये लॉ के हिसाब से फिट ही नहीं बैठ रहा था। जब लॉ के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है तो लॉ को बार बार अमेंड करना पड़ रहा है। अब जब लॉ को इतना अमेंड कर दिए तो जो मेन लॉ था वो लॉ ही बदल गया, इतना तुम चेंज कर दिए पूरी तरह से। जो होना चाहिए था 1986 के जो डिराइव करे वो कुछ है ही नहीं वहाँ पे, और कहीं इन्वायरमेंट का बात नहीं है। अब जो लॉ चेंजेस किए ऐसा टाइम आया कि 2020 का नोटिफिकेशन ला दिए, वो जो चेंजेस किया उसको एक तरफ तैयार कर दिए। कितना अनएथिकल प्रैक्टिसेस, बात समझे तुम लोग। तो यही बोला जा रहा है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज सपोज टू मेक अ साइंटिफिक एस्टिमेट ऑफ द लाइकली इम्पैक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट सच एज माइन, इरिगेशन, डैम, इंडस्ट्रियल यूनिट्स एक्सेट्रा। एक्चुअल में जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो 2020 का नोटिफिकेशन अभी आया है, एक्चुअल में वो साइंटिफिक टूल को यूज़ करना चाहिए था, साइंटिफिक टेम्परामेंट को यूज़ करना चाहिए था कि यदि हम प्रोजेक्ट्स जैसे कि माइनिंग एक्टिविटी, इरिगेशन, डैम या फिर इंडस्ट्रियल यूनिट्स को वहाँ पे सेटअप करने के लिए किसी जगह में देंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये एक्चुअल में होना चाहिए था। मगर ये मिसिंग है, ये लैगिंग है, उस नोटिफिकेशन में है ही नहीं जो नोटिफिकेशन अभी तय किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ योर इन्वायरमेंट। जावेदकर साहब, समझे बात को। There is also a provision for public consultation in the rules, including a public hearing at which the local community and interested person can give opinions and raise objection based on the draft EPI report prepared by expert for the projects। बोला जा रहा है कि जब कोई भी चीज़ हम करेंगे एक इन्वायरमेंट को लेके, एक लैंड को लेके, तो लोकल कंसल्टेशन होना चाहिए। ये भी बात की है ना, प्रोटेक्टेड, हम लोग उसमें बात किए थे कि ट्राइबल कम्युनिटी को कैसे जोड़ना है। जब ट्राइबल कम्युनिटी को वहाँ के लोकल कम्युनिटी को जोड़ देंगे तो बचाना बहुत आसान होगा। पहले 2006 के नोटिफिकेशन में समझो, यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया है, हो सकता है आने वाले समय में दे, तो इस सेंस समझो कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट है जी। इन्वायरमेंट से यही पूछे जाएगा तुम लोग को कि क्रिटिकली एनालाइज द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2020, 12 मार्क्स का पूछ लिया।
बात समझे ना। तो क्या हुआ कि पहले का जो 2006 का नोटिफिकेशन था उसमें लोकल कम्युनिटी को हम देते थे वैल्यू कि कोई भी चीज़ करेंगे तो आपका भी वॉइस सुना जाएगा। यहाँ पे वॉइस खत्म कर दिया गया 20 वाले में। हाँ 20 वाले में लोकल कम्युनिटीज में नहीं। जो वहाँ रहता होता है। तो वही बोला कि प्रोविजन था कि लोकल पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए रूल्स में, जो कि एक्सपर्ट कमेटी भी बोलता है, मगर ये चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, जो कि अभी बताएंगे। तो क्या वही बोला कि क्यों इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 का क्यों हाईली कंट्रोवर्शियल हो गया, यही बोला है। सीरियस डाइल्यूशन, क्यों डाइल्यूशन है जी, 2006 में जो बना था उसका सीरियस डाइल्यूशन है। जो मेन तत्व था इन्वायरमेंट को बचाने के लिए उस सभी को डाइल्यूट कर दिए। तो डाइल्यूट कर दिए तो कंट्रोवर्सी तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटलिस्ट और इकोनॉमिक्स लोग बहुत सारे हैं जो बोलेंगे कि 1 रुपया लगाओगे तो 5 रुपया मिलेगा, और ये बोलेगा कि बफर जोन तैयार करो ताकि कोविड टाइप का नहीं आए। बात पुराना एडिटोरियल, ठीक है। तो अब समझो, इस बात को समझना होगा। ये एडिटोरियल कुछ दिन में एक बार और रिपीट होगा, इससे पहले वाला, क्योंकि अभी बहुत सारा हमको जुलाई का भी कवर करना है, यदि याद है तो। फिर हम अगस्त की तरफ खींच गए हैं और जुलाई का बहुत सारा बचा हुआ है, ठीक है। तो जुलाई में भी एक एडिटोरियल ऐसा आया था जो प्रिपेयर करके रखे हैं, वहाँ हमको ज़माने के साथ चलना है, तो अभी का नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस प्रोजेक्ट में क्या है, सेवरल प्रोजेक्ट्स आर इंक्लूडेड अंडर कैटेगरी B2, वही बोलना चाहते हैं, एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन। यहाँ पे क्या है बाबू, एक कैटेगरी होता है, अलग अलग का, जैसे कि देखो हम तुम लोग को बताए थे ना कि जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू क्या है कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 बनाते हैं। शेड्यूल 1 में लायन वगैरह को रखते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं। उसी तरह ऑन द सिमिलर लाइन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, और अलग अलग कैटेगरी में एक कैटेगरी जो होता है उसको बोलते हैं कैटेगरी B2। जब B2 कैटेगरी में किसी भी प्रोजेक्ट्स को हम रख दें कि माइनिंग प्रोजेक्ट्स हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड, यदि ये रख देंगे ना तो पब्लिक कंसल्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, पब्लिक कोई अपना वॉइस नहीं देगा, यानी कि मोनोपोली, पूरी तरह से मोनोपोली है। यदि कैटेगरी B2 में डाल दिए तो पूरी तरह से मोनोपोली होगा, केवल सरकार निर्धारित कर रहा है उस चीज़ को। इसमें तुम्हारा जानते हो कि झारखंड और हो गया ना यूनियन का, यही है कारण, माइनिंग एक्टिविटीज़ बताएंगे कभी करंट अफेयर्स में, यदि तुम लोग पढ़ रहे हो तो हल्का रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को। अब देखो क्या है ये सभी चीज़, ये सभी चीज़ क्या है प्रोजेक्ट्स में, ऑफशोर और ऑनसोइल ऑयल एक्सप्लोरेशन भी हो सकता है। ऑफशोर मतलब क्या है, दूर, कोस्टल रीजन, जमीन से दूर। ऑनशोर क्या, वहीं पे, ये भी बाबू बताए थे, याद करो तुमको, हम आसाम का कुछ बताए थे और बताए थे कैसे लोग वहाँ पे प्रभावित हुए थे एक्सप्लोरेशन के वजह से, याद करो। आसाम का बताए थे, आसाम का ऊपर वाला बताए थे, प्रोजेक्ट डिब्रूगढ़ के आसपास जो प्रोजेक्ट था, डिब्रूगढ़ सिकोवा जो प्रोजेक्ट था, वहाँ पे कितना विवाद हुआ था। तो आप ऑन द सिमिलर लाइन समझो कि ऑफशोर और ऑनशोर ऑयल, गैस, सेल एक्सप्लोरेशन हो सकते हैं। यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लैंड कितना है, 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर सब कमांड एरिया जा सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, यानी कि डैम वगैरह भी लग सकते हैं 25 मेगावाट का। बल्क ड्रग्स, सिंथेटिक रबर्स, मीडियम साइज प्लांट्स भी बन सकते हैं वहाँ पे, यानी कि ये सभी कैटेगरी B2 में आ जाएंगे। ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन दिए तो आप जमीन को धता बता देंगे ना, ऐसे में तो जमीन को बर्बाद कर देंगे, रिसोर्सेज को, इन्वायरमेंट में कितना इम्पैक्ट होगा, ये एसेंस समझना है, ठीक है। एट प्रेजेंट अभी क्या है, 2005 और 6 के लॉ के हिसाब से, नोटिफिकेशन के हिसाब से अभी प्रेजेंट क्या है कि दे आर गेटिंग एग्जेम्पशन आफ्टर स्क्रीनिंग बाय एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटी, बट नाउ दे आर लिस्टेड इन द शेड्यूल डायरेक्टली अंडर B2 कैटेगरी। अभी तक प्रेजेंट नोटिफिकेशन क्या है कि यदि आपको ये सब चीज़ करना है, ऑयल एक्सप्लोरेशन करना है, इरिगेशन फैसिलिटी लगाना है, या इतना कुछ डिंगनाबाजी करना है, रबर प्लांट लगाना है, तो आपको स्क्रीनिंग एक्सपर्ट कमेटी के पास जाएगा ये प्रोजेक्ट, और वो तय करेगा कि सही है कि गलत है। यदि वो समझेगा कि इन्वायरमेंट के लिए गलत है तो वो मना कर देगा, और यदि समझेगा कि ठीक है इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा तो वो सही करेगा। ये पहले 2006 के नोटिफिकेशन के हिसाब से, अभी 2020 के नोटिफिकेशन के हिसाब से नो, ऐसा नहीं होगा, पूरा इजाज़त है, जाओ करो जो करना है करो। कंट्रोवर्शियल तो होना ही था, कंट्रोवर्शियल तो होना ही था कि इन्वायरमेंट का कुछ भी आप ख्याल नहीं रख रहे हैं, ठीक है। देयर इज अ प्रोविजन फॉर पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट क्लियरेंस एंड दिस विल फर्दर वीकेंड प्रोटेक्शन। देखो पोस्ट क्या, इस सबको समझो, पोस्टो फैक्टो इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस है, बना लिए, अब बनाने के बाद हम क्लियरेंस ले ले रहे हैं। बताओ, पहले ना क्लियरेंस लेना चाहिए, ये लाइसेंस है क्लियरेंस का मतलब। अब हम एक्टिविटी शुरू कर दिए बाबू, अब शुरू करने के बाद हम ले रहे हैं अप्रूवल, क्या है, व्हाट इज दिस,
इन्वायरमेंट को इतना खिलाइची समझा है ये लोग, ठीक है। द नोटिस पीरियड फॉर पब्लिक हियरिंग हैज़ बिन कट फ्रॉम 30 डेज टू 20 डेज। जो पब्लिक हियरिंग्स होंगे वहाँ पे पब्लिक हियरिंग मतलब क्या, जुडिशरी का जो भी होगा डिस्प्यूट हुआ, पहले 30 दिन था और अब 20 दिन हुआ, ठीक है, अच्छा है, ये स्टेप अच्छा है। पहले 30 दिन में सुलझाया जाता था मामला को, अभी 20 दिन में सुलझाया जा रहा है। फॉर प्रोजेक्ट मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांशन द नॉर्म्स इन द 2020 नोटिफिकेशन आर लिबरल with only those involving more than 25 increase requires EIA and over 50% attracting public consultation। देखो, यदि इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करना है, एक्सपांड करना है, कोई इंडस्ट्री वहाँ पे एग्जिस्टिंग है और उसको एक्सपांड करना है, तो अब लिबरल आइडियाज़ हो गए, अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कोई यदि इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है, वो चाहता है कि 25% से ज़्यादा बनाए, मान लो कि पहले जितना बनाया है और वो 25% अपना साम्राज्य को और फैलाना चाहता है, तब उसको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से नोटिफिकेशन लेना होगा कि सर हम फैलाना चाहते हैं, वहाँ से आएगा। और यदि जितना एग्जिस्टिंग है उससे वो 50% और फैलाना चाहता है, एग्जिस्टिंग मतलब इतना है, 25% फैलाना चाह रहा है, तो कितना EIA के नोटिफिकेशन को गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। यदि 50% फैलाना चाहता है, देखो समझो एसेंस को, समझो एडिटोरियल को, ठीक है, तो उसके लिए आपको पब्लिक कंसल्टेशन करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा पब्लिक, क्यों? पब्लिक का एरिया है, वो अगल बगल पब्लिक इन्वॉल्व है, बात समझे। मगर ये एग्जिस्टिंग है, मैं जो पहले से काम कर रहा है उसके लिए है, नया के लिए नहीं है, नया के लिए छूट है, ना कोई स्क्रीनिंग अप्राइजल ऑफ कमिटी है, समझ रहे हो? टोनोलॉजी समझो यहाँ पे भी, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स नीड टू सबमिट ओनली वन एनुअल रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद कंडीशन कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग टू। क्या बोला जा रहा है? जो प्रोपोनेंट्स है, ठीक है, जो चाहते हैं कि ऐसा हो, मेरा वहाँ पे बने, इंडस्ट्रियल यूनिट्स बने या माइनिंग एक्टिविटी बने, उसको मात्र एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना है जिसमें बताना है कि हम सभी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए, वो भी सेल्फ सर्टिफिकेशन, कहीं दूसरे जगह से नहीं, खुद ही कर रहे हैं। हम किए हैं, बताओ, हम तो कुछ भी गलत भी लिख देंगे ना, ताकि हम तो चाहेंगे कि मेरा बेनिफिट हो, यानी कि सेल्फ सर्टिफिकेशन के द्वारा हो रहा है। कितना मूर्ख बनाया जा रहा है, बताओ, ये लॉ सब में आ गया है। It also excludes reporting by the public of violation and non-compliance. Instead, the government will take cognizance of reports only from the non-violator promoter government authority। बोला कि कोई पब्लिक कंप्लायंस का बात नहीं है, पब्लिक एजुकेशन का कोई बात नहीं, बस ये बात करेंगे हम जो सेल्फ सर्टिफिकेशन करके वो देगा या फिर EIA का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से गवर्नमेंट काम करेगी। वायलेटर हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओ बात को। सी हाउ EIA नोटिफिकेशन 2006 फंक्शन। अब समझो कि 2006 का जो था, यही था, उसी को मॉडिफाई किया, वो कैसे काम करता था, बिल्कुल अलग काम करता था। ये जो त्रुटि है वो त्रुटि उसमें नहीं था, मगर 2006 को इतना अमेंड किए, ये सब त्रुटि आ गया, और इतना त्रुटि आया कि एक नया नोटिफिकेशन बन गया 2020 के फॉर्म में, है ना। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी द मोस्ट अमेंडेड पीस ऑफ इन्वायरमेंट लॉ। भारत में ये सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट लॉ पे अमेंडेड होने वाला चीज़ है 2006 का नोटिफिकेशन, ठीक है। इट हैज़ बीन अमेंडेड 43 टाइम्स, कैन यू बिलीव इट, टाइम्स हुआ है। एंड एटलीस्ट 50 ऑफिसर मेमोरेंडम, MOU साइन होता है ना, मेमोरेंडम ऑर्डिनेंस, 50 बार साइन हुआ है इस पर, ठीक है, ताकि लॉ को ट्विक कर सके, चेंज कर। गुड, पहला ही एडिटोरियल ट्विकिंग से स्टार्ट हुआ था, नहीं, दिमाग तगड़ा है तुम लोग का भी। हम तो सोच रहे थे कि मेरा ही है केवल, और तुम लोग का मेरे ज़्यादा है। मैनी ऑफ दिस चेंजेस डाइल्यूटेड द ओरिजिनल वर्जन फॉर सम और अदर इंडस्ट्री, है ना। इससे क्या हुआ, जो अमेंडेड हुआ है 59 टाइम्स, इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल यूनिट जो वहाँ पे खड़ा करना चाहता है उसके लिए अनुकूल चीज़ मिल गया, है कि नहीं है। द 2020 ड्राफ्ट इन लार्ज पार्ट ब्रिंग्स टुगेदर सेवरल ऑफ दिस रिविजन्स। वही बोल रहे हैं, 2020 का नोटिफिकेशन वही चीज़ को लेकर आया जो अमेंडेड हुआ था, बार बार वही तो चीख रहे हैं हम। इफेक्टिवली द 2020 वर्जन इज ए लिटल वर्स दैन द एग्जिस्टिंग वन, ठीक है, जो था वो उसे ही बर्बाद है, वर्स। अब बोला जा रहा है, ये चीज़ तुम लोग को जानना है कि साइंटिफिक नहीं है, जबकि हम शुरू में बात किए थे ना साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए था, मगर साइंटिफिक नहीं है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो नोटिफिकेशन आया कहीं पे उसका साइंस का कोई लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे, क्यों नहीं है, तो इसका 3 एग्जाम्पल दिया गया है। नंबर 1 एग्जाम्पल देखो, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट इज नॉट कैप्चर। क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट क्या होता है बाबू? क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट मतलब ये हुआ कि एक इंडस्ट्री है, बगल में इंडस्ट्री है, तीसरा इंडस्ट्री है, चौथा इंडस्ट्री, वो जगह पे
सब इंडस्ट्रीज़ की वजह से इन्वायरमेंट कितना हार्म हो रहा है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट, वन इफेक्ट A + B + C = A + B + C, यही होता है। इसका मतलब क्या है कि सब कुछ जोड़ के ये एक निकालना चाहिए कि ये इंडस्ट्री आज बना फिर 2 साल बाद आया, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है इन्वायरमेंट पे, ये मिसिंग है। ये जब मिसिंग है तो इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, लोग वहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, यू नेवर नो। तो यही है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट इज़ अ बैड साइंस। केवल आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं कि आपको केवल इंडिविजुअल असेसमेंट देना है कि ठीक है, और भी इंडिविजुअल असेसमेंट क्या दे रहे हैं हम लोग, सेल्फ सर्टिफिकेशन के हिसाब से, वो भी तो अच्छा ही देगा। ये मूर्खता है, ये बैड साइंस है। कहने का मतलब ये बैड साइंस है कि केवल आप इंडिविजुअल वो कर रहे हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है गधा, समझ रहे हो ना बाबू? तुम समझो हमको क्या दिख रहा है, सब इन्वायरमेंट दिख रहा है बाबू, इंडस्ट्री दिख रहा है हमको, और हम देख के बोल रहे हैं, पूरा दिख रहा है कैसे क्या हो रहा है, क्या करें। यही करते हैं जिंदगी भर, तो यही किए, अभी भी कर रहे हैं। मिल जाता है, हाँ NOC मिल जाता है, बिल्कुल। द इन्वायरमेंट इज अफेक्टेड बाय द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। तुम कल से मत आना क्लास, ठीक है ना, मत आना। तुम दूसरे को भी, अपने तो बर्बाद हो ही रहे, दूसरे को भी तुम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो इन्वायरमेंट कैसे, ठीक है, तुम आज नहीं आया तो मैं रोया थोड़ी, मैं क्लास करवा दिया कि नहीं, किसी के भरोसे रुकता है। आओ तो पूरा 100% ग्रैब करो ना यार, ये हम सुस्ता के भी पढ़ा सकते हैं तुमको, 100% फोकस्ड। कल ही तो बोल रहा था कि आप करंट अफेयर्स में मन लगने लगा है, विरोधाभास बात करते हो, है ना। यानी कि 2006 में इतना अमेंडेड आया है, यानी कि एक दिन में 2020 खराब हो गया इसका। चलो, तो इन्वायरमेंट क्या है, अफेक्टेड बाय द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़। बोल रहे हैं ना बाबू कि इन्वायरमेंट में क्या होता है, सभी एक्टिविटीज़ को जोड़ोगे तब इम्पैक्ट करता है। मैं ये मिसिंग है आपका इसमें, ठीक है, ये कैप्चर नहीं कर पा रहा है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो रिपोर्ट है अभी। इवन इफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स मेड ऑल बेंचमार्क देयर क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स में स्टिल डिस्ट्रॉय द इन्वायरमेंट। वही बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल आपका कंप्लाइंस फॉलो करे स्टैंडर्ड वैल्यू को, क्योंकि सेल्फ सर्टिफिकेशन का ही बात है, मगर फिर भी जब क्यूमुलेटिव इफेक्ट जोड़ोगे तो ये तो इन्वायरमेंट को बर्बाद कर ही रहा है। देखो 3 लाइन एक ही है, मगर अलग अलग तरीके से बोलने का तरीका है, ठीक है। दिस इज एविडेंट, और ये एविडेंट है बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज में, जैसे सिंगरौली का देख लो, कोरबा का देख लो, भैपी का देख लो, या इस एरिया का देख लो। एक एग्जांपल है, तुम बहुत सारा एरिया, झारखंड का भी एरियाज दे सकते हो, मणिपुर का भी दे सकते हो, मिजोरम का भी दे सकते हो, जहाँ का देना है दे सकते हो, इट्स फाइन। दूसरा है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम तुम लोग को बताए हैं ना। देखो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बाबू, समझो। कन्फ्लिक्ट, जैसे अयोध्या का ये एपिसोड हुआ, ये भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कैसे? मोदी जी क्या है, PM है, तो मोदी जी का काम है एग्जीक्यूटिव को चलाना, है ना, ये काम है। जब मोदी जी अपना जो मेन काम है उस काम से भटक के दूसरा कोई काम कर लिए तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब आपका 2 बिजनेस कन्फ्लिक्ट करता है तो उसी को बोलते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब मोदी जी आए अयोध्या में, वो स्पीच दे दिए, तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या है, प्रेसिडेंट है, साथ साथ कॉर्पोरेट हाउस का बहुत बड़ा वो भी है, तो अपना यदि कॉर्पोरेट हाउस भी चलाए और अपना प्रेसिडेंट का भी गद्दी में रहे तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बात समझे, ये वर्ड होता है, और ये तुमको एथिक्स में पढ़ना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये टॉपिक है, एथिक्स का खोल के देख लेना तुम लोग, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वर्ड है, वहाँ पे दिया पड़ा है, ठीक है, हाँ सिलेबस में देख लेना क्लास खत्म करने के बाद, ठीक है। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट विच फॉर्म्स द बेसिस फॉर इन्वायरमेंट क्लियरेंस रीजन इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसल्टेंट पेड बाय द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। देखो गवर्नमेंट का एक एजेंसी है, एक अथॉरिटी है, ठीक है, और हम गए, हम बोले कि सर हमको पास करना है, वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी करना है, या फिर हमको कोई इंडस्ट्रियल यूनिट बनाना है, मेरा पास कर दीजिए, और हम इतना पैसा दे रहे हैं। क्यों नहीं पास करेगा? बिल्कुल पास करेगा। तो क्या है वो, वही बोल रहा है कि इट इज़ अ प्रिपेयर्ड बाय द कंसल्टेंट पेड बाय द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। जो प्रोजेक्ट बनाना चाहता है वो पेड कर रहा है, और वो पेड करने के बाद उसको क्लियरेंसेस मिल रहा है, यानी कि कोई असेसमेंट नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कहानी है यहाँ पे। तो यही तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो काम करना चाहिए था उसको रक्षक ही भक्षक बन जाए तो दिक्कत है ना। और वो तो अथॉरिटी रक्षक था, वो तो भक्षक बन गया पैसा लेके। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है? राक्षस नहीं है। दिस क्रिएट्स एन, वही इससे क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। सेकंड देख लो, मोस्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर रिटन ऑन। जो पेपर में लिखा है तो उसका नहीं है, प्रैक्टिकल अलग चीज़ है, पैसा दे के कुछ भी कर सकते हो।
one cannot come across the EI report that says that a project is likely to have a significant ecological, कोई ये लेके नहीं आता कि इसका प्रोजेक्ट इम्पैक्ट कर देगा इकोलॉजिकली इम्पैक्ट, कहीं मिसिंग है ये चीज़, होना चाहिए ना, क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स आना चाहिए ना कि कितना इम्पैक्ट करेगा मेरा प्रोजेक्ट जो वहाँ पे खड़ा करेगा, कोई बात ही नहीं, क्लियर कर दिया जाओ, क्लियर है। यहाँ तक तो आपको पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस भी है, बाद में पेड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। नो फॉल्स, पब्लिक हियरिंग्स इज फार्स। The process of public hearing which is mandated to take into account the concern of the project affiliated people is the same है, बर्बाद है, पब्लिक हेयरिंग कोई है ही नहीं जुडिशरी ढंग से। क्यों? पब्लिक हेयरिंग एज प्रैक्टिस इन इंडिया इज नाइदर एन इन्फॉर्म्ड कंसल्टेशन और अ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मोस्ट टाइम्स इट इज रिकॉग्नाइज इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस फोर्स एंड फिजिकल वायलेंस इज नॉट अनकॉमन। कॉमन है, लोग आया दौड़ते हुए कि नहीं नहीं यहाँ बनाने नहीं देंगे, पुलिस रोक लिया, भागो यहाँ से, ऐसा दिया, करिए सर करिए, आप शुरू करिए, बस यही है। तो लड्डू हमको ही पहुंचा दीजिएगा। तो लड्डू बजवा IIT पढ़ना चाहता है, अब IIT में फीस बढ़ा दिया JNU की तरह, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो क्या बोले, हाँ समझ रहे, कोई बच्चा नहीं, बेटी को भी देंगे, जाइए, यही होता है इंडिया में, यही होता है बाबू, ठीक है ना? अब फिर वो बोलेगा दौड़ते हुए खोखते हुए कि बेटी का हो गया, पोता का, तो बोलेगा तुम पुलिस में है, नहीं है, भागो यहाँ से, अब पावर खत्म हो गया तुम्हारा। बात समझ रहे हो? तो पुलिस में है तो पब्लिक हियरिंग कुछ नहीं हो रहा है, वही बोला ना, पब्लिक कंसल्टेशन कुछ नहीं है, पुलिस अपना फोर्स यूज करके, यही है पब्लिक हियरिंग पास, पब्लिक हियरिंग का कोई मतलब है नहीं है। तो ये क्या हुआ? व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द पब्लिक हियरिंग? द कंसर्न्स ऑफ द कम्युनिटी आर मोस्ट ऑफन डील्ड विद द कर्सरी वे बाय द एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटीज। ये क्या करता है आपका एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटी टिपिकली आस्क्स कंपनी टू मेक्स। अब देखो इस चीज़ को थोड़ा चेंज कर देता है। चेंज क्या है? जब पब्लिक हियरिंग, पब्लिक आया तो पब्लिक बोला कि सर फला फला जगह पे इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट वो हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, क्या करें? तो एक्सपर्ट कमेटी है ना, एक्सपर्ट कमेटी जो बीच में बैठा हुआ है, जो चेक रेक करने के लिए बैठा है, तो बोलेगा कि ठीक है हम देखते हैं, इसका सोल्यूशन है मेरे पास। एक काम करते हैं कि जो इन्वायरमेंट का आपका जो डिस्ट्रॉय हुआ है, अब हम ये कंपनी लोग को बोले हैं कि इन्वेस्ट करें स्कूल में या ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे, ताकि कम्युनिटी को अपीज कर सके, कम्युनिटी को लुभा सके। कंपनसेशन होता है ना, हर जना भुगतना, तो इस तरह हर जना भुगत रहा है। भाई ये गधा लोग ये नहीं सोच रहा है कि इन्वायरमेंट का हर जना नहीं भुगत सकते हैं आप। चाहे स्कूल बनाइए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, इन्वायरमेंट है, बात समझे ना? तो विकल्प क्या है कि उसको बोले कि आप खर्च कर दीजिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ताकि आप कम्युनिटी जो आपके अगेंस्ट खवा रहा है, मतलब पूरी तरह से आपको दिक्कत दे रहा है, गुस्से में है, आक्रोश में है, वो खुश हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आ जाएगा तुम्हारा कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि कॉर्पोरेट का इन्वायरमेंट के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके तहत कुछ पैसा स्पेंड करेगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ। थर्ड में ये बोलना चाह रहा है, समझे बात को? कंडीशन इम्पोज रेयरली मॉनिटर्ड, जो कंडीशन दिए जाते हैं वो रेयरली मॉनिटर किया जाती है, यानी कि अथॉरिटी उतना बढ़िया नहीं है जो कि ठीक ढंग से ऑथराइज करे। तो क्या बोलना चाहता है यहाँ पे कि इन्वायरमेंटल कंडीशन इम्पोज्ड एंड द कंपनीज आर रेयरली मॉनिटर बाय द अथॉरिटी। जो कंपनी वहाँ पे खोलना चाहता है, जो भी यूनिट्स खोलना चाह रहा है, चाहे माइनिंग एक्टिविटीज़ करना चाह रहा है, जो भी करना चाहता है, जो उस पर लगाएं कि आपको ये विचारधारा करना है, ये अपनाना है, उसको मॉनिटर नहीं किया जाता है बाबू। मॉनिटर नहीं करोगे तो क्या करेगा? मोनोपोली करेगा। तो मॉनिटरिंग इज बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेट हाफ ईयरली प्रोजेक्ट सबमिट। कंपनी खुद ही बोलता है हाँ सर एक ऐसा है जो किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं सर, लीजिए 6 महीना का रिपोर्ट है, सेल्फ सर्टिफिकेशन। एंड दिस हैज बीन रिड्यूस टू ईयरली रिपोर्ट इन द, और जो 6 महीना का था उसको ईयरली बना दिए 2006 को मॉडिफाई करके। अब 1 साल में जो काम गलत भी कर रहा है वो आराम से अपना बना लिया, लिख ले रहा है, सेल्फ सर्टिफिकेशन करके वो सौंप दे रहा है जो अथॉरिटी है वहाँ का। समझे बात को? कि व्हाट इज़ द फाइनल कंक्लूजन? तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि जो आपका जो आपका इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस हो या चाहे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो, इसी मतलब ये इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस है वो डिफंक्ट है, बर्बाद है। ठीक है, इसमें लॉट ऑफ पेपर वर्क है और यहाँ तक लिटिल इंप्रूवमेंट है ग्राउंड पे, और 99.9 यानी कि 100% लगभग बिना देखे ही प्रोजेक्ट पास हो जा रहा है। इसका मतलब समझ जाओ बाबू, अब तुम लोग कल्पना खुद करो। ठीक है ना? नॉन कंप्लायंस ऑफ द सेफ गार्ड्स, यानी कि जो सेफ गार्ड जो दिए हैं प्रिंसिपल नोटिफिकेशन, कोई मानने वाला नहीं है, वो मैक्सिमम है, फ्रिक्वेंट है। ठीक है, कोई मानने वाला नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन। द पेपर वर्क एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट गिव्स लेजिटिमेसी टू द इंडस्ट्रीज टू वर्क फॉर वाटरिंग डाउन द प्रोसेस फर्दर। और जो पेपर वर्क है, पेपर वर्क जानते हो इंडिया में है ना, पेपर वर्क को क्या बोलते हैं? फाइल पे फाइल जमा हो जाता है जी, रेड टेपिज्म बोला जाता है, रेड टेपिज्म।
घूमते रह जाएगा फाइल, बेचारा वो छाती पीट रहा है, ये मज़ा लूट रहा है। ठीक है, यही है, और इससे और प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए? देखो, इट इज़ अ टाइम दैट वी डिमांड अ न्यू EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट लॉज होना चाहिए, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है ना, और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट एंड कम्युनिटी राइट्स को वो देख सके, और जो इन्वायरमेंट, जो इंडस्ट्रीज़ जो इन्वेस्ट करेगी वहाँ पे, उसको ठीक से पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय इंटीग्रेटिंग 3 इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट, और ये हो सकता है तब जब 3 इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे। और कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये 3 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट असेसमेंट, दूसरा क्या है? रीजनल प्लानिंग अप्रोच, और तीसरा क्या है? प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टू इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो पहला प्रोजेक्ट क्या है? देखो, स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट असेसमेंट होता क्या, समझो, डिस्टर्ब मत करना। स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट असेसमेंट विल हेल्प टू इवैल्यूएट द इकोनॉमिक रेमिफिकेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्लान्स एंड एड्रेस द कंसर्न्स एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अभी कोई डिसीजन दे रहे कि हाँ पन्ना पन्ना जाकर करिए, तो उससे पहले आप बढ़िया से ब्लूप्रिंट निकाल रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या इसका रिपरकशन हो सकता है, इन्वायरमेंट कितना डैमेज हो सकता है, इसका ब्लूप्रिंट बनाना। मैनी कंट्रीज हैव एडॉप्टेड, बहुत सारे कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है ये स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट असेसमेंट अपने प्रोग्राम और पॉलिसीज में। इन्वायरमेंट के प्रोग्राम और पॉलिसीज में बहुत सारे कंट्री किए हैं, तो व्हाई नॉट इंडिया? इंडिया क्यों नहीं करे? इंडिया को भी करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट असेसमेंट का जो तरीका है अपने इन्वायरमेंट लॉ में ये शामिल करना चाहिए। दूसरा क्या है? रीजनल प्लानिंग अप्रोच, दिस इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग कैरिंग कैपेसिटी स्टडीज एंड डेवलपिंग रीजनल प्लान्स बेस्ड। रीजनल प्लान्स होना चाहिए अलग अलग छोटे छोटे, ये नहीं कि सेंट्रलाइज हो, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए फ्रेंड्स, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। दिस विल अलाउ अस टू टेक इनटू अकाउंट, वही इससे क्या हुआ, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट पता चलेगा, हर एक का एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट क्या होगा इन्वायरमेंट पे, समझ रहे हो ना। ये मिसिंग था कि नहीं था 2020 के नोटिफिकेशन में? मिसिंग था कि नहीं था ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट? ये आना चाहिए। एंड ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स टू डिसाइड द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर हैंड। आप अपना जगह को चयन कर लीजिए, जगह को चयन कर लीजिए, और ये भी बताइए कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा वहाँ का, तब उसके हिसाब से आपको लैंड देंगे। ये नहीं कि बल्कि आप मेन लैंड ले लीजिएगा और वहाँ पे बहुत सारा वेटलैंड्स है या अलग चीज़ है और उसको इम्पैक्ट कर देगा, तो बहुत बुरा असर पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, ये होने नहीं देंगे। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टू योर, क्या क्या प्रोजेक्ट आएंगे? ई शुड बी डन फॉर मेजर प्रोजेक्ट नॉट फॉर ऑल। सब प्रोजेक्ट्स को नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। माइनिंग एक्टिविटीज़ को रोकना भी चाहिए, माइनिंग एक्टिविटीज़ करते तो उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो सब प्रोजेक्ट को नहीं लेना चाहिए, मेजर प्रोजेक्ट्स को ही लेना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है अर्थव्यवस्था के लिए। दूसरा क्या है? द फोकस शुड बी इम्प्रूव इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान्स एंड पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग। क्या बोला है कि ये ज़रूरी है कि जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान है, जिस तरह प्लान क्या करोगे, क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स होगा, जो भी होगा, इसके बारे में एक प्लान बनाना होगा ठीक से। साथ साथ पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग जो दे दिए, बाद में 1 साल में क्या कर रहा है, ये सेल्फ सर्टिफिकेशन का बात नहीं होना चाहिए। वॉच डॉग, एक्सीलेंट वॉच डॉग होना चाहिए यहाँ पे। टू इंश्योर क्वालिटी EIA रिपोर्ट्स एन एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट डेटा टू द कंसल्टेंट एंड द EAC। कंसल्टेंट जो होंगे, क्या इंडिपेंडेंट डेटा मिला था कि क्रॉस चेक हो सके। मोहल्लों ने भी इसका बात किए थे, उन्होंने भी क्या किया, इंडिपेंडेंट डेटा निकाला था, तभी तो वो इतना बेटर फेमिन के बारे में बता दिए थे 1943 वाला। बात समझ गए? फाइनल शब्द क्या है? बस लास्ट है बाबू, फाइनल शब्द है, कंक्लूजन है। इन ऑल 3 प्रोसेसेस, ये 3 प्रोसेसेस, ठीक है। पब्लिक पार्टिसिपेशन शुड बी इंश्योर, पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना, ताकि असेसमेंट और स्क्रूटिनी हो सके, चेक देख हो सके। कोई धरातल पे कुछ से कुछ कर रहा है, दौड़ते हुए पब्लिक आया कि सर ऐसे कर रहा है, तो पब्लिक का बात सुनिए। दूसरा क्या है? EIA प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्वायरमेंट लॉ एंड एज इट हैज़ द होप टू डिसाइड द डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी ऑफ द कंट्री। इसलिए इम्पैक्ट इन्वायरमेंट असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये तय करता है कंट्री का डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी, कि कंट्री किस ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। क्यों? प्रोजेक्ट्स बनेगा तभी तो कंट्री आगे बढ़ेगा। और कहीं पे भी आप दे दीजिएगा तो इन्वायरमेंट का भी वो है, पहले ही हम बोले थे ये सब, कि कंट्री के लिए मतलब गवर्नमेंट के लिए दुविधा भी तो है। दिस पावरफुल पीस ऑफ लेजिस्लेशन हैज़ नेवर बीन डिस्कस्ड। बताओ, पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं हुआ, तो पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए था, ये चीज़ इतना बड़ा मुद्दा है ना। इट इज़ द टाइम टू टेक द EI डिस्कोर्स टू द पार्लियामेंट फ्लोर।
पार्लियामेंट फ्लोर पे जाना चाहिए, ठीक है। और नया सुइटेबल लॉ बनना चाहिए ये 21वीं सदी के लिए, जो कि ये सभी चीज़ को देख पाए।